और मेरे शेरों, जैसा कि हमारा डिक्लेरेशन था कि 28 अप्रैल से हमारा आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर 10th 11th एंड 12th। स्टार्ट भी होगा 28 अप्रैल से, बट कुछ बच्चे परेशान थे कि सर आपने बताया था कि सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे भी आएंगे। तो बच्चे एज पर माई कमिटमेंट 11th 12th और 10th का सारा सिलेबस यूट्यूब पे अपलोड होगा। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके 11th और 12th का कि जो बच्चे स्कूल एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, मतलब बोर्ड्स के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर जेई को टारगेट करें या फिर नीट को टारगेट करें, तो हम सारे एस्पेक्ट्स कवर अप करते हुए चलेंगे। थोड़ी बहुत इश्यूज हो गई थी, मतलब आप सबको जानने का राइट है कि लेक्चर्स क्यों डिले हुए हैं। तो रीज़न वॉज मेरे बड़े भैया जो बच्चे बैच में हैं, मैंने उनको बताया भी था कि मेरे जो बड़े भैया हैं ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। कोविड की ही वजह से उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी। और क्योंकि मैं सबसे उनके बाद सबसे छोटा भाई मैं ही हूँ घर के अंदर, फिर हमारी बस एक छोटी बहन है, तो मेरा फ़र्ज़ था कि उनका पूरा ध्यान रखें। पापा भी मेरे कैंसर पेशेंट है, तो उनको भी ज़्यादा हम लोड नहीं डाल सकते थे, तो मैंने पूरा ट्राई करा जितना बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल हो। बट फाइनली एक बात याद आई कि द शो मस्ट गो ऑन, जैसे कि राज कपूर साहब ने कहा द शो मस्ट गो ऑन, कि चाहे कुछ भी हो जाए शो चलते रहना चाहिए। तो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि चाहे जो हो जाए अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहेंगे, क्योंकि ये 1 साल की जर्नी नहीं, हमारा नीट तक का टारगेट या फिर जेई तक का टारगेट पूरी 2 साल की जर्नी है और अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। तो एनी हाउ आई विल ट्राई एंड मैनेज एंड विल गिव माई बेस्ट, चाहे जो भी हो जाए, ताकि आप लोगों की पढ़ाई में कोई हिंड्रेंस ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली मोटिव है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए और बेस्ट टू बेस्ट पढ़ाई के साथ आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो आज फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब पहले चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एंड एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, ये चैप्टर आपकी पूरी केमिस्ट्री का बेसिस बनाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल चैप्टर है। पहले मैं आपको इस चैप्टर से वाकिफ करवा दूं कि चैप्टर के अंदर आप सीखने क्या क्या वाले हो। ओवरऑल 10 ब्रॉड हेडिंग्स के अंदर हम पूरा चैप्टर कवर अप करेंगे। 10 के 10 सारे एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास बात क्या है कि जिस बच्चे का मूल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके मूल कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा कमांड है, इस पूरे चैप्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड है, उसको आने वाले फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। अब शायद कुछ बच्चे डाउट में होते हैं कि सर ये फिजिकल केमिस्ट्री आपने क्या वर्ड बोल दिया। तो हमारी पूरी केमिस्ट्री अब 10 तक तो बात खत्म हो गई। अब 11th स्टैंडर्ड से हमारी पूरी केमिस्ट्री 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होती है मेजर: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम सारे कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स का डिस्कशन कर रहे होते हैं, सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम अदर देन कार्बन सारे एलिमेंट्स का, उनसे रिलेटेड कंपाउंड्स का, रिएक्शंस का डिस्कशन कर रहे होते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री मुझे पर्सनली खुद इतनी ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लैब में आप उस सारी चीजों को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड नॉट ओनली इन लैब, आपकी पूरी सराउंडिंग, मतलब आप डे टू लाइफ में भी जो काम करते हो ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, सिलेबस हम आगे बढ़ाते जाएंगे, आप खुद रियलाइज होगा कि सारी बातें हमारे सराउंडिंग से ही रिलेटेड है, हमारे आसपास की चीजों से ही रिलेटेड है। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहले आप, अब हैबिट भी आपको साथ के साथ क्या डेवलप करनी है मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हमें अल्टीमेटली नीट को भी टारगेट करना है, जेई को भी और स्कूल एग्जामिनेशन को भी टारगेट करना है, तो आप अपना पूरा कंटेंट लिखते हुए चलोगे। क्योंकि देखो बेटा, आपकी जो बुक्स हैं, आपकी जो भी रेफरेंस आप रेफर करोगे, उनमें इतना ज़्यादा मटेरियल है। मतलब मैं अगर 11th की केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऑलमोस्ट इतनी थिकनेस होती है हर रेफरेंस की। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि 10th स्टैंडर्ड तक अगर आप सारी चीज़ों को मगअप करते थे, आप चीज़ों को रट लेते थे, अब आप 11th से चीज़ों को रटो। अब वो वाला फंडा बिल्कुल कंप्लीटली रूल आउट हो जाता है, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। और हर चैप्टर जो हमारी रेफरेंस के अंदर 75 to 80 या फिर 100 पेजेस तक का दिया होता है, हमें उसको प्रिसाइज फॉर्म में कंपाइल करना है, ताकि जब भी हम रिवीजन करें हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम पूरी बुक को रेफर आउट कर सके। तो हमारे पास बेस्ट टू बेस्ट प्रिसाइज फॉर्म में कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए। राइट है, तो ये हैबिट आप डेवलप करेंगे कि साथ के साथ लिखते हुए चले। आलस नहीं करना कि मैं बाद में लिख लूंगा या फिर बुक से नोट डाउन कर लूंगा, नहीं, आपको अपना टाइम सेव करते चलना और हैंड टू हैंड आप चीजों को नोट डाउन करते चलेंगे। सो ओवरऑल द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 10 ब्रॉड हेडिंग्स। मतलब पूरे हम अपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री को 10 हेडिंग्स में बांट सकते हैं। कौन कौन सी है वो हेडिंग? सो द हेडिंग्स आर सिक्वेंशियली RAM, thereafter GMM, the third one is RMM and fourth one is GMM। अब सर ये तो आपने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, इनका मतलब क्या हुआ? तो डिटेल में हम जरूर डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमने पढ़ना क्या है चैप्टर के अंदर। वैसे मैं बताया तो एक बार ओरली। RAM स्टैंड्स फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास, GMM स्टैंड्स फॉर ग्राम, यहाँ पे करेक्शन आएगा, नॉट GMM, इट शुड बी GAM, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर्स हमारे एटॉमिक मास से रिलेटेड या फिर एटम से रिलेटेड है। ये वाले दोनों पैरामीटर हमारे मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। तो RM स्टैंड्स फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास, GAM स्टैंड्स फॉर ग्राम एटॉमिक मास, RMM स्टैंड्स फॉर इसी की तरीके से रिलेटिव मॉलिकुलर मास, GMM स्टैंड्स फॉर ग्राम मॉलिकुलर मास। एंड उसके बाद आता है द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज नोन एज मोल्स। मोल्स का डिस्कशन, मतलब मैं आपको जनरली बताऊं कि ऐसा
हो ही नहीं सकता कि आप इस चैप्टर का डिस्कशन करो और मोल्स का डिस्कशन ना हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पूरे इस चैप्टर का इज मोल कॉन्सेप्ट। आ रही बात समझ में? और अल्टीमेटली आगे वाले जो हमारे 5 टॉपिक हैं वो अल्टीमेटली मोल से रिलेटेड है, मतलब मोल से करे बिना या फिर मोल से गुजरे बिना आप उनके क्वेश्चंस को ट्राई नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उससे रिलेशन हमारा स्टैब्लिश हो ही जाता है, राइट। सो 6th टॉपिक टू बी डिस्कस इज इक्विवेलेंट मास। बेटा क्या है ये सारे एस्पेक्ट्स एक एक करके देखेंगे, है ना। तो अभी आप सिर्फ इंडेक्स पे फोकस करो। 7th टॉपिक इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। मतलब मैं आपको टेक्निकली बताऊं, बुकिश लैंग्वेज में इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं, बट मैं प्रेफरेबली इसको बोलता हूं कि आप इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का डिस्कशन करते हैं। मतलब उन सारे पैरामीटर्स का डिस्कशन करते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन को बताते हैं कि वो कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर कितना ज्यादा डाइल्यूट है। बिल्कुल आम आदमी की भाषा में बताऊं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर या फिर हर रेफरेंस के अंदर मुझे लगता है कि ऐसी लैंग्वेज गिवन होती है कि उसको समझने में बच्चे को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, और हमको हमारे डे टू डे लाइफ की रिलेटेड लैंग्वेज में, मतलब आम आदमी की भाषा में समझाया जाए तो चीजें जल्दी कैचअप होना स्टार्ट होती हैं। तो एक्चुअल में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को आप क्या बोल सकते हो? कॉन्सेंट्रेशन टर्म अल्टीमेटली, राइट है। उसके बाद 8th टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी स्टोइशियोमेट्री। ये भी आम आदमी की भाषा में बोलूं तो कुछ नहीं होता, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे डेटा को इवेल्युएट करना। क्या मतलब है? डिटेल डिस्कशन हम जरूर करेंगे जब इस टॉपिक पे आएंगे। 9th टॉपिक विल बी रिलेटेड टू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला वही टॉपिक है जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होता है, तो आईसीएसई के बच्चे से थोड़ा बहुत वाकिफ है, उसी लेवल की बातें होती है, थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, बट सीबीएसई के बच्चों के लिए बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, तो उसको अगेन हम बिल्कुल बेस लेवल से डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली इसके बाद आता है लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो मैं आपको टेक्निकली बताऊं, अगर आप कोई रेफरेंस फॉलो अप करोगे, कोई रेफरेंस से पढ़ोगे, तो आपको हर बुक के अंदर लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन सबसे पहले मिलेगा, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से चीजों को पढ़ो कि जो पैरामीटर्स या फिर जो टॉपिक्स पहले रिलेटेड हैं एक दूसरे से, पहले हम उनका डिस्कशन करते हुए चलें और वेटेज वाइज भी डिस्कस करें। मतलब जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली जिसको पढ़ लिया तो बाकी सारे टॉपिक्स अपने आप समझ में आते चले जाएंगे, तो पहले हम उसका डिस्कशन करेंगे। एंड टू बी वेरी जेन्युइन, आप खुद सोचो कि लॉज आप कब बनाओगे? अगर किसी भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से आप देखो तो लॉ आप कब बनाओगे? मतलब पहले लॉ बना दोगे, बाद में आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, फिर पहले चीजों को ऑब्जर्व करोगे, पहले आप एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करोगे, उसके बाद आप लॉज बनाओगे। तो टेक्निकली लास्ट में हम इनको पढ़ेंगे, बट बीच बीच में अगर हमें नीड लगेगी कोई टॉपिक ऐसा आगे जहां पे आपको लॉ के बारे में बताना जरूरी है या फिर यहीं पे लॉ को बताकर और अच्छे से समझाया जा सकता है, तो बीच में मैं आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे करता हुआ चलूंगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल्स है, क्योंकि अल्टीमेटली मोल्स, मतलब ये वाली हमारी पूरी वीडियो मोल्स के ऊपर ही टारगेट करेगी, क्योंकि एक बार हमें मोल समझ में आ गया, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, सारी वीडियो देखने के बाद, सारे लेक्चर्स देखने के बाद आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि जिस बच्चे को ये मोल्स टॉपिक समझ में आ गया उसको अल्टीमेटली सारे टॉपिक्स अपने आप समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में बताऊं ये सारे टॉपिक्स मोल्स के ही बच्चे हैं। जिसको मोल समझ में आ गया उसको सारे टॉपिक अपने आप समझ में आते चले जाएंगे, राइट। तो ये पूरी वीडियो हमारी डेडिकेटेड है मोल्स को लेकर। तो मोल्स का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, मतलब जो जो पॉसिबिलिटी हमसे जेई में पूछी जा सकती है, नीट में पूछी जा सकती है, इनफैक्ट स्कूल एग्जामिनेशन में भी आती है, या फिर हमें सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि आप अगर ये सोचकर पढ़ रहे हो कि नहीं मुझे तो सिर्फ जेई के लिए पढ़ना है, नीट के लिए पढ़ना है, तो ये गलत तरीका है। आप सीखने के लिए पढ़ो तो आपको अपने आप, केमिस्ट्री नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट से प्यार होना शुरू हो जाएगा, और जिस चीज से प्यार होता है ना वो जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, वो अपने आप होता चला जाता है, राइट। अलग डायरेक्शन में मत ले जाना, है ना। अभी आप यंग बच्चों गलत डायरेक्शन में ले जाओगे, चीजें गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं द टॉपिक रिलेटेड टू मोल, कि मोल क्या है। अब देखो मोल को हम हर टॉपिक को, इनफैक्ट मोल को नहीं, मैं हर टॉपिक को इस तरीके से बताऊंगा कि हमारा किताबी ज्ञान मतलब बुकिश लैंग्वेज भी कवर अप होती है चले, क्योंकि हमें स्कूल एग्जामिनेशन में अपेयर होना है, और फिर मैं उस बात को बिल्कुल आम आदमी की भाषा में बताऊंगा, मैंगो पीपल की भाषा में, जिसको आप बोल सकते हो मुद्दे की बात, क्योंकि अल्टीमेटली वो ही हमें कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल में स्कोर करने में हेल्प आउट करेगा। तो अगर मैं पहले आपको डिफाइन लिखवा रहा हूं कि हाउ डू वी डिफाइन मोल, तो इट इज डिफाइंड एज, लिखते हुए चलेगा साथ के साथ, इट इज डिफाइंड एज that much amount of a substance which contains as many elementary particles as are present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12th आइसोटोप। ठीक है जी, ये तो पहले रहे इसके टेक्निकल डिफाइन, जो अगर बाय चांस हमें अभी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में 11th वगैरह में या फिर स्कूल यूनिट टेस्ट के अंदर हमसे पूछा गया कि हाउ डू यू डिफाइन मोल, मोल का मतलब क्या है, तो आपको ये किताबी ज्ञान लिख के आना होता है कि आप मोल को कैसे डिफाइन करते हो, पहले इसको समझते हैं, फिर बिल्कुल आम आदमी की भाषा में बताऊंगा। आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, मतलब आपने क्या बोला, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है,
आपने बोला कि आप 12 ग्राम कार्बन को तोल लो, 12 ग्राम कार्बन को वे कर लो, मतलब आपने लैब के अंदर एक पेट्री डिश ली। पेट्री डिश मतलब कुछ नहीं होता, एक छोटी सी कटोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम चीज़ों को तोल सकते हैं। बड़ी चीज़ों को तोड़ने के लिए आप वो ले लेते हो, बास्केट जैसे कुछ ले लेते हो, छोटी सी जो डिश होती है उसको बोलते हैं पेट्री डिश। बाकी जब आप लैब में जाओगे आप खुद ही देख लोगे। तो आपने कहा 12 ग्राम कार्बन को तोल लो, तो मैंने इसके अंदर 12 ग्राम तक कार्बन को तोल लिया और कह रहे हैं इस 12 ग्राम कार्बन को तोलने के बाद इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, मुझे नहीं पता कितने प्रेजेंट है, बट इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसके बराबर अगर आप किसी भी सब्सटेंस का लोगे तो वो सब्सटेंस का 1 मोल कहलाएगा। पहले तो बिल्कुल किताबी ज्ञान पे आते, फिर आएंगे मुद्दे की बात पे कि केमिकल मतलब इसकी टेक्निकल डिफाइन क्या कहती है कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर, 12 ग्राम कार्बन आपने वे करा, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, अगर आप किसी भी सब्सटेंस का उतना अमाउंट ले लोगे तो उस सब्सटेंस का 1 मोल कहलाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया हमारा रिलेशन, बट टेक्निकली मैं आपको बताऊं ये मोल इतना टफ टॉपिक नहीं होता, ये तो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज है। बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात में मैं आपको बताऊं, हमें सिखाया जाता है कि 7 बेस यूनिट्स होती हैं एसआई सिस्टम में। अगर एसआई सिस्टम से आप वाकिफ हो, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम होता है एसआई सिस्टम को हम बोलते हैं। तो 7 बेस यूनिट्स होती है। जैसे मास को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट आप केजी लेते हो, टाइम को मेजर करने के लिए आप स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड लेते हो, टेम्परेचर के लिए आप केल्विन लेते हो। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर बात है, जरा सोचो आप, वजन को मेजर करने की बात आएगी तो आप केजी को यूनिट लेते हो, टाइम समय को रिकॉर्ड करने की या फिर मेजर करने की बात आती है तो आप सेकंड एज अ पैरामीटर लेते हो। बट जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात है या फिर मतलब आप ऐसी चीजों का डिस्कशन करो जिनको हमें काउंट करना पड़ता है, मास एक अलग पैरामीटर है और काउंट करने वाला पैरामीटर एक अलग है। तो जब आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हो तो इसके लिए जो एसआई यूनिट है उसी का नाम होता है मोल, उसी का मतलब है मोल। अब असल में मोल कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, मोल सिंपली एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एक आम आदमी की भाषा में बोलूं तो मोल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। एग्जाम्पल से बताता हूं आपको, चीजें जल्दी कैचअप होंगी। कि लेट्स से मैंने बोला, इसको हटा देते हैं, कि लेट्स से मैंने बोला कि अगर मैं 1 डजन बोलूं, व्हाट इफ आई से 1 डजन, आपके दिमाग में क्या फिगर स्ट्राइक करता है? 1 डजन सुनते हैं आपके दिमाग में क्या फिगर स्ट्राइक करता है? सर 12, किसी भी चीज का हो सकता है, 1 डजन ऑफ एनीथिंग, राइट। मैं जैसे ही सेंचुरी बोलता हूं, सेंचुरी सुनते हैं आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? 100। मैं जैसे ही डिकेड बोलता हूं आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? अ टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल के समय को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकेड बोलते हैं। इसी तरीके से जब भी मैं 1 मोल बोलूं या फिर कोई भी अगर आपको 1 मोल बोले तो 1 मोल का बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज मतलब होता है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस के 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ले लें, इट कुड बी एनीथिंग। देखो फ्रेंकली मैं आपको बताऊं, इट कुड बी एनीथिंग, बट मोल का मतलब कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। मोल सिर्फ एक नंबर है, बिल्कुल अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले मोल सिर्फ एक नंबर है। जैसे डजन एक नंबर है, सेंचुरी एक नंबर है, डिकेड एक नंबर है, इस तरीके से मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनीथिंग। अब क्योंकि हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कशन मेनली किसके बारे में करते हैं? ऐसे हाथी, घोड़े, चूहे, बिल्ली, इनके बारे में तो करते नहीं है। किसके बारे में डिस्कशन करते हैं? एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, आयंस के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में। और क्योंकि ये सारे के सारे बहुत छोटे पार्टिकल हैं, इनको आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बोल सकते हो। इतने छोटे पार्टिकल हैं जिनको हमें माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो क्योंकि इतने ज़्यादा छोटे हैं तो इनको छोटी छोटी वैल्यूज में काउंट करना कि 100 आपने पार्टिकल्स काउंट कर लिए, फिर आपने 1000 पार्टिकल्स काउंट कर लिए, ऐसा करेंगे तो हम कभी भी किसी कैलकुलेटिव या फिर बोल सकते हो किसी एक कैलकुलेशन पे हम आ नहीं पाएंगे। तो एक वैल्यू सेट कर दिए, कैसे आई? ओरिजिनेशन कहां से इसका सीखेंगे, बट सिर्फ मोल का मतलब इतना है कि 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनीथिंग इज सेड टू बी 1 मोल। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स का डिस्कशन करेंगे और इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि असल में ये एक साइंटिस्ट थे, मतलब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं इतना मेहनत वाला काम किसने करा होगा? जरा सोचने वाली बात है कि जिसने एक स्टैंडर्ड सेट करा कि 12 ग्राम कार्बन को लेने पर उसके अंदर जितने एटम्स हैं, आई रिपीट 12 ग्राम कार्बन को लेने पर उसके अंदर जितने एटम्स हैं, अगर इतने पार्टिकल्स आप किसी सब्सटेंस के ले लोगे उसका 1 मोल कहलाएगा। तो किसी ने कभी ना कभी तो इस चीज़ की शुरुआत करी होगी, कभी ना कभी तो किसी ने इसको ऑब्जर्व करा होगा। तो जिन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर पूरी मेहनत करी थी, खूब रिसर्च कर इस एनालिसिस पे या फिर कंक्लूजन पे आए थे, तो उनका नाम था एवोगैड्रो। क्या था उन साइंटिस्ट का नाम? एवोगैड्रो। तो क्योंकि एवोगैड्रो अंकल ने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, इतना ज़्यादा उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस करा, तो फाइनली ये जो आपकी फिगर आती है ना 1 मोल की 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इसको कॉमन लैंग्वेज में एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एवोगैड्रो नंबर। देखो है तो असल में एक नंबर ही और कुछ नहीं है, तो हमने कैपिटल N लिखा और इसके सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A लिख दिया, वेयर A स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ साइंटिस्ट विच इज एवोगैड्रो सर, और N यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करे? एक नंबर को। तो इस नंबर को हम चाहें तो हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? बाय द टर्म एवोगैड्रो नंबर।
आ गई बात समझ में। तो एवोगैड्रो अंकल ने ये बात बताई एक बच्चे को समझाने के लिए, एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझाने के लिए बताई कि बेटा देख, एवोगैड्रो नंबर मतलब मैंने जो नंबर दिया है कुछ और नहीं है, 12 ग्राम कार्बन को तोलने पर, वे करने पर उसमें इतने एटम्स होते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ तुझे मानना पड़ेगा क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ, तू बच्चा है, तो ये चीज़ों को अभी सीखना है। तो 12 ग्राम कार्बन को तोलने पर उसमें 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, और किसी भी सब्सटेंस का आप इतना अमाउंट लोगे तो उस सब्सटेंस का 1 मोल कहलाएगा। आई बात समझ में। तो यही उसकी पूरी बुकिश लैंग्वेज हो गई। अब सर मोल के कितने पॉसिबल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊं तो मोल के 3 पॉसिबल एस्पेक्ट्स होते हैं। मतलब मोल को कैलकुलेट आप 3 पैरामीटर्स में कर सकते हो। आप मास के बेसिस पे भी मोल निकाल सकते हो, आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे भी मोल निकाल सकते हो, और आप चाहो तो वॉल्यूम के बेसिस पे भी मोल निकाल सकते हो। अभी नहीं आएगा समझ में, अगेन मैं आपको डे टू डे लाइफ के एग्जांपल दूंगा। ऐसे मैं आपको एग्जांपल्स हर बार बताता हुआ चलूंगा जो आपकी सराउंडिंग में, आस पड़ोस में है, मतलब जो आपने देखे हुए हैं, तो चीज़ों आपको अपने आप आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगी। केमिस्ट्री को अगर केमिस्ट्री समझ के पढ़ोगे तो टफ लगेगा, लेकिन केमिस्ट्री को अगर अपनी लाइफ से जोड़ दोगे तो केमिस्ट्री कुछ और नहीं है, आपके डे टू डे लाइफ का पार्ट है, और जो चीज़ हमारे से जुड़ी है वो हमें समझने में बहुत आसान होती है, राइट। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ। तो पहला मैं आपको एस्पेक्ट सिखाऊंगा अबाउट मोल एंड मास रिलेशनशिप, या फिर उससे भी पहले मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊं कि मोल कैलकुलेट करने का तरीका इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किस टर्म्स में? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में। तो देख लेते हैं जरा एक बार। मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिलेशनशिप, ठीक है जी, कि अगर आपको मोल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिलेशन निकालना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अगेन पहले मैं इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं हाउ मेनी डजन आर देयर इन 144 बनानास, मतलब इफ आई टुक 144 बनानास, सो हाउ मच इज दिस इन टर्म्स ऑफ अ डजन, मतलब डजन के टर्म्स में आप 144 को कैसे करोगे। तो कोई भी बच्चा बोलेगा सर आप सिंपली बस क्या करो, इसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 से इसको डिवाइड कर दो तो डजन की वैल्यू आपकी कितने आ जाएगी, 12 आ जाएगी, मतलब सीधा कितना हो गया, 12 डजन हो गया। तो मैंने फिर पूछा, मैं फिर सवाल खड़ा कर रहा हूं, मैंने पूछा कि अगर आपको 144 बनाना आपने लिए, 144 आपने केले लिए, इसको डजन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 12 से डिवाइड कर दो। मैं कहता हूं 12 से डिवाइड मत करो, आप इसको बोलो कि मैंने डजन की वैल्यू से डिवाइड करा। मेरी बात को बहुत अच्छे सुनना, हर एक बात के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है जिससे आपको केमिस्ट्री में काफी हेल्प मिलने वाली है। मैंने बोला आप 144 को 12 से डिवाइड मत करो, आप इसको डजन की वैल्यू से डिवाइड करो। जैसे ही मैं बोलता हूं डजन की वैल्यू से डिवाइड करो तो आपके लिए जनरल कंसेप्ट बिल्डअप हो जाता है कि जब आपको डजन निकालना हो तो आप डजन की वैल्यू से डिवाइड करो, सेंचुरी निकालनी है तो सेंचुरी की वैल्यू से डिवाइड करो, डिकेड निकालना है डिकेड की वैल्यू से डिवाइड करो। इसी तरीके से अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के मोल्स निकालने हैं तो आप 6.023 × 10⁻23, जिसको आप क्या बोल सकते हो, मोल की वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो पहला एस्पेक्ट बहुत सिंपल बात है, इसको हटा दें। तो बहुत सिंपल बात है, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है कि हाउ डू वी कैलकुलेट मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी चीज के आपको मोल्स निकालने तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुड बी एनीथिंग, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इट कुड बी आयंस, इट कुड बी एटम्स, इट कुड बी मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, फिर बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है, किसी को भी हम मोल्स निकाल सकते हैं, किसी को भी हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको आप डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, सिंपली मैं एवोगैड्रो नंबर बोल रहा हूँ, जिसको आप टेक्निकली क्या बोलते हैं, 6.023 × 10⁻23। आ रही है क्या ये बात समझ में? कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। जिस तरह डजन निकालने के लिए आप 12 से डिवाइड करते हो, इसी तरीके से हर सब्सटेंस के लिए एक डिफाइंड वैल्यू होती है। तो मोल को निकालने के लिए डिफाइंड वैल्यू क्या है, 6.023 × 10⁻23, विच इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रो नंबर। आई बात समझ में? तो ये हमारा रिलेशनशिप कौन सा हो गया, मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में मोल पूछे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको एक नंबर से डिवाइड कर देंगे। ये आप फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में सीखोगे, मतलब जो पहला आपका चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, जिसके अंदर आपको डायमेंशनल एनालिसिस भी सिखाया जाएगा। और वो भी चैप्टर मैं आपको फिर बताऊं, फिजिक्स का भी फर्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप वेक्टर्स सीखते हैं, यूनिट कन्वर्जन सीखते हैं। यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये समझ लो जिसका यूनिट कन्वर्जन वीक होता है वो 12 तक रोता रहता है। तो उस चैप्टर को बहुत तमीज से पढ़ना, यूनिट कन्वर्जन बहुत तमीज से सीखना। ये बात आपको वहां पे सिखाई जाएगी कि सेम यूनिट्स का ही ओवरऑल आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे किसी नंबर से ही डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट लेस फिगर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कोई यूनिट नहीं होती। इसी तरीके से यहाँ पे नंबर लिया इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो यूनिट लेस से डिवाइड कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं या फिर कुछ एग्जांपल्स का हम डिस्कशन करते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से समझाऊंगा, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन जिसको बोलते हैं,
ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, पहले इस पे कमांड हो जाएगी, फिर धीरे धीरे करके हर टॉपिक के अंदर हमारा ये पैटर्न रहेगा, पहले बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, उसके बाद हम ग्रेड अप करेंगे, चीज़ों को हायर लेवल पर लेके जाएंगे, राइट, लोअर से हायर लेवल। पहला मुझसे बोला गया कि इफ़ यू आर गिवन 12.046 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ कार्बन, इसको आप कन्वर्ट करिए मोल्स में, मतलब मुझे इतने नंबर ऑफ एटम्स गिवन है कार्बन के, इतने सारे, क्योंकि कार्बन के एटम ऑब्वियसली बात है बहुत छोटे पार्टिकल्स है तो बहुत सारे ले रखे हैं, कह रहा है इसको मोल्स में कन्वर्ट करो। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्या करना पड़ेगा, सर ने सिखाया था कि मोल्स को कैलकुलेट करने का तरीका। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि मोल्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय द सिंबल स्मॉल एन, मोल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल एन, राइट। तो मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं, सर ने बताया था कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जिस पार्टिकल की बात हो रही है उस पार्टिकल की वैल्यू रख दो। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे एटम्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे एटम्स की वैल्यू रख दो, जिसकी भी बात हो रही है उसको रख दो सीधा, तो यहाँ पे एटम्स की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे एटम्स की वैल्यू रख दो। कितने एटम्स गिवन है, 12.046 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स, और किससे डिवाइड करना है, एवोगैड्रो नंबर से, मतलब वैल्यू ऑफ मोल से डिवाइड करना है, तो इसको मैंने 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड करा। अब यहाँ पे आ जाता है पूरा मैथमेटिकल पार्ट, यहाँ से केमिस्ट्री का रोल खत्म और यहाँ से शुरू हो गया आपका मैथ्स का रोल स्टार्ट, राइट है। अब 6.023 और यहाँ पे 12.046 गिवन है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं तो सबसे पहले डेसिमल से आगे वाली डिजिट देखता हूँ। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन फास्ट करना सिखाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको बताऊँ एक स्कूलिंग वाले बच्चे में और एक कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल वाले बच्चे में सिर्फ इतना फर्क होता है, इसके पास भी नॉलेज है, इसके पास भी नॉलेज है, बस ये स्मार्ट वर्क करना जानता है, और कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपकी स्पीड डिसाइड करती है। अगर आपको केमिस्ट्री किसी भी क्वेश्चन में, मैं नीट का एग्जांपल लेके बातों को बता रहा हूँ, जेईई के लिए भी सेम बात अप्लाई होती है कि नीट के क्वेश्चन में आपको हर केमिस्ट्री क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय मिलता है, लेकिन जो टॉपर बच्चे होते हैं वो 15 से 30 सेकंड के बीच में विद इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 15 to 30 सेकंड्स क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना टाइम हम बचाएंगे उतना टाइम हम फिजिक्स के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब ऐसा मैंने क्यों बोला वो हम धीरे धीरे करके सीखेंगे, राइट। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि डेसिमल से आगे वाली मैंने प्लेस देखी, यहाँ पे 6 है, ऊपर 12 है, मुझे पता है 6 2 12 होता है, और एक्जैक्टली ये 2 टाइम्स जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 2। अब 10 टू द पावर 23 नीचे है, 10 टू द पावर 23 नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -23, प्लस का 24 माइनस का 23 सॉल्व करके कितना हो जाएगा 10, सीधा 10 की पावर 1 बोलो या फिर आप 10 बोलो, बात एक ही है। तो कितने मोल्स आ गए हमारे, चाहे तो हम 20 मोल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 10 की पावर 1 का मतलब तो कितना हो गया 10, तो 2 इंटू 10 कम्स आउट टू बी 20। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ आप हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में अपना आंसर डिनोट करो। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब एक यूनिट वैल्यू तक ही आप डिजिट लो और बाकी जितने भी आपके नंबर है उनको 10 की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। आई बात समझ में। तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, और एग्जाम्पल्स लेते हैं धीरे धीरे करके, इसको हटा दूं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया कि आपको नंबर ऑफ एटम्स गिवन थे कार्बन के, आपने उससे कार्बन के मोल्स निकाल लिए, आपने उससे कार्बन के मोल्स निकाल लिए। अब आ जाते हैं इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल पे, अगेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में लेंगे। लेट से मैंने बोला कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और मैंने ले लिए 3.011 इंटू 10 टू द पावर 27 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। देखो सीधी सी बात है, अभी हमें नेचर से मतलब नहीं है, अभी हमें सिंपल क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आपको इतने मॉलिक्यूल्स गिवन है अमोनिया के, मतलब 3.011 इंटू 10 टू द पावर 27 मॉलिक्यूल्स लिए आपने अमोनिया के। कह रहे हैं अगर इसको मोल्स के टर्म में एक्सप्रेस करोगे तो कितना मोल्स होगा। तो अगेन घूम फिर कर बात क्या आती है कि मोल्स को कैलकुलेट करने का तरीका 3.011 इंटू 10 टू द पावर 27। क्यों? क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में, कि हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है और हमें मोल्स निकालने कितने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो मैंने मॉलिक्यूल्स की वैल्यू ली, गिवन मॉलिक्यूल्स के डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो कई बार होता है कि बच्चे बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, बच्चे बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं कि सर यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 11 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन तो थोड़ी टफ हो जाएगी। थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत अपने आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दिमाग भी लगाना पड़ता है। जैसे आपने ऑब्जर्व करा, मैंने अभी यहाँ पे 22 लिखा था, उसका बहुत बड़ा रीजन था, मैंने सोचा कि यहाँ पे अगर मैं 3 लिखूंगा तो बहुत ज्यादा माइनर ही फर्क आएगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आने वाला, लेकिन 3 लिखते ही मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन या फिर कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि मुझे नजर आया था कि यहाँ पे 11 का फिगर है और यहाँ पे 22 का फिगर होगा, तो ऑलमोस्ट डबल वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे 23 लेता और यहाँ पे 11 होता तो ऑब्वियसली बात है उससे डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है, पॉइंट में फर्दर आंसर आ जाएगा, मेरी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करनी है तो मुझे यहाँ पे 11 नजर आया और मैंने कहा यहाँ पे 23 या 22 कर दो तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आसपास का ही आंसर आएगा और इतना टॉलरेबल होता है, मतलब इतना हमें एक्यूरेसी देखनी पड़ती है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो इसको मैं डायरेक्टली अगर सॉल्व करना चाहूँ तो क्या बोलूंगा कि 3.011 मुझे क्या नजर आ रहा है, इसका 1/2 को मैंने डायरेक्टली कितना लिख दिया 0.5, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। 3.011 यहाँ पे 6 है, 3 और 6 कितना हो गया 1/2 हो गया, 1/2 को डायरेक्टली मैंने कितना लिख दिया 0.5। अब यहाँ पे 10 टू द पावर
23 है, ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा माइनस का 23, माइनस का 23 प्लस का 27 कम्स आउट टू बी कितना 10 टू द पावर 4, राइट। तो ये हमारे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। इसको आप क्या बोलोगे 0.5 इंटू 10 टू द पावर 4 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स कितने मोल्स हैं, आ रही बात समझ में। मैं मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे क्यों इंसिस्ट कर रहा हूं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन थोड़े टिपिकल आएंगे जिसमें आपको पहले मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद उसके अंदर फर्दर एटम्स को या फिर फर्दर और छोटे छोटे पार्टिकल्स को निकालने को भी बोल सकता है। तो ये आपने क्या निकाला, एक बार इन चीजों को हम इंटरप्रेट करते हैं कि अगर मैं इतने मॉलिक्यूल्स लेता हूं अमोनिया के तो इसको मैं इनडायरेक्टली और क्या बोल सकता हूं कि मैंने इतने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इतने मॉलिक्यूल्स नहीं इतने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहले हम सिंपल एस्पेक्ट ही देख रहे हैं कि पहले अब आपने ये सीख लिया कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो उसके रिस्पेक्ट में आप कैसे मोल्स निकालेंगे। अगेन मैं पहले आपको जितने भी पैरामीटर्स है सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लेवल अप करेंगे, राइट। तो ये हमारा पहला एस्पेक्ट हो गया कि हाउ डू वी कैलकुलेट मोल्स इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनीथिंग आर गिवन। किसी भी चीज के हमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो उसको हम मोल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक ही चीज को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप टेक्निकली देखो तो एक ही चीज को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं। अब दूसरा इसके बाद रिलेशनशिप आता है मोल्स मास रिलेशन। सेकेंड पैरामीटर इज मोल्स मास रिलेशन, कि मोल्स को आप मास के साथ भी रिलेट कर सकते हो। कैसे, आओ जरा देखें। अगेन इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लूंगा। मैंने बोला कि मैंने 12 केले लिए या फिर 1 डजन ऑफ बनानास लिए। जरा तुम इससे बात को सुनना। आई टुक 12 बनानास, मैंने 12 बनानास लिए। इसको मैं 1 डजन तो बोल सकता हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 1 डजन ऑफ बनानास हम इसको बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर मैं बोल दूं कि 12 बनानास का वजन कांस्टेंट है, ऑल्दो ऐसा हो नहीं सकता, बनाना का वजन तो वह रहेगा, उसके शेप के ऊपर और साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। बट क्योंकि जब हम एटम्स की बात करें, सुनना जरा बात को, क्योंकि जब हम एटम्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, उनका मास फिक्स होता है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि अगर मैं 12 बनानास का वजन फिक्स कर दूं, बहुत तमीज से बात को सुनिएगा, 12 बनानास का वजन मैं फिक्स कर दूं और इसको मैं बोल देता हूं कि 2 kg इज इक्वल टू 1 डजन ऑफ बनाना। सुनिएगा जरा बात को, 2 kg इज इक्वल टू 1 डजन ऑफ बनानास। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ 1 डजन बनानास या फिर मास ऑफ 1 डजन। अगर मैं बनानास के रिस्पेक्ट में बात करूं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ 1 डजन। तो इसको मैंने लिख दिया दिस इज नथिंग बट मास ऑफ 1 डजन, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बनानास के रिस्पेक्ट में बात हो रही तो मैंने बनानास नहीं लिखा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं इफ आई टुक 24 kgs ऑफ बनाना, इफ आई टुक 24 kgs ऑफ बनाना, तो क्या मैं अभी भी डजन बता सकता हूं। सुनना जरा बात को बहुत अच्छे से, घूम फिरकर हम सारी बातें डजन के पैरामीटर पर ला रहे हैं। मैंने बोला इफ आई टुक 24 kg ऑफ बनानास, तो क्या मैं अभी भी डजन के रिस्पेक्ट में बता सकता हूं। बिल्कुल, अगर 2 किलोग्राम का वजन 1 डजन के बराबर है, या फिर मैं बोल सकता हूं 2 किलो का मतलब 1 दर्जन है, 1 डजन है, तो 24 का मतलब कितना हो जाएगा सर, 2 कम्स आउट टू बी 1 डजन, देयरफॉर 24 कम्स आउट टू बी 12 डजन, राइट। मतलब अगेन हम डजन के लिए नंबर के मोहताज नहीं है, हम डजन को कैलकुलेट करने के लिए नंबर के मोहताज नहीं है, हम मास के बेसिस पे भी डजन निकाल सकते हैं कि 2 किलोग्राम 1 दर्जन कहलाता है, तो 24 किलोग्राम कितना हो जाएगा 12 डजन। यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं ना, बचपन में हमें सिखाया जाता था। बचपन में कैसे सिखाते थे कि बेटा 20 पेंसिल अगर या फिर 10 पेंसिल अगर 20 रुपए की है तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई 2 रुपीज। ऐसे हम सीखते थे यूनिटरी मेथड। तो उसी के बेसिस पे बताया कि 2 kg इज इक्वल टू 1 डजन, देयरफॉर 24 kg इज इक्वल टू 12 डजन। इसी तरीके से मोल्स भी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मोहताज नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे नहीं निकाला जा सकता, हम मास के बेसिस पे भी मोल्स को निकाल सकते हैं। बात को बहुत तमीज से सुनिएगा, आप मोल्स को मास के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। क्या तरीका होता है मोल्स को मास के बेसिस पे निकालने का। तो मोल्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप जिसके भी मोल्स निकालना चाहते हैं आप उसका मास ले लें ग्राम्स में। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, ग्राम में आपको लेना है। केजी में तो पहले आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, या फिर किसी भी यूनिट में तो पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे। डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। पहले हम इसको नोट करेंगे, फिर हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। सर ये मोलर मास क्या होता है, तो आंसर वैसे तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसके नाम में ही इसका जवाब छुपा हुआ है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल पार्टिकल्स का जो वजन होता है उसका क्या कहलाता है, मोलर मास। तमीज से सुनिएगा, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ मैं लेके जा रहा हूं जो आपको बहुत आगे चलकर भी काम में आने वाला है।
मैंने बोला हाउ डू डिफाइन मोलर मास, तो मोलर मास इज नथिंग बट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का आप 1 मोल लेते हैं तो उसके 1 मोल का जो वजन निकल कर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। आई बात समझ में। लेट्स से मैंने बोला कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 12 AMU। हम सब ने इस सब चीजें सीखी होती है 9-10 स्टैंडर्ड में कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एंड एटॉमिक मास इज 12। तो आप क्या बोलते थे कि कार्बन का अगर एक एटम लिया जाए, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि कार्बन का अगर एक एटम दिया जाए जो कि एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है, उसका मास कितना होता है 12 AMU। बट अगर मैं ऐसे कार्बन के Na एटम्स ले लूं, जरा सीखेगा बात को बहुत तमीज से, अगर मैं ऐसे कार्बन के Na एटम्स ले लूं तो इनका जो वजन कहलाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, मोलर मास। क्या कहलाएगा वो उसका, मोलर मास। क्यों कहलाएगा मोलर मास, क्योंकि मैंने एक एटम नहीं लिया है, मैंने 1 मोल ऑफ एटम्स लिए हैं। मैंने कार्बन के कितने एटम्स लिए, 1 मोल ऑफ एटम्स। मतलब जिसको मैं चाहूं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मैंने इतने सारे एटम्स लिए हैं कार्बन के जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 है, और इन सारे एटम्स का जो वजन आएगा वो क्या कहलाएगा, मोलर मास। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, किसी भी सब्सटेंस का आप 1 मोल लेते हो, Na पार्टिकल्स लेते हो, तो उसका मोलर मास कहलाता है। अब यहाँ से आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बुक्स में डायरेक्टली गिवन नहीं होता, घुमा फिरा कर होता है, लेकिन मैं आपको सीधा कंक्लूजन पे लाता हूँ कि अगर किसी एटम का एटॉमिक मास 12 AMU है, बहुत तमीज से बात को सुनिएगा, अगर किसी एटम का मास 12 AMU है तो उसका मोलर मास भी 12 होगा, बट यूनिट बदल कर क्या हो जाएगी, ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आगे सीखेंगे। बट अगर किसी एटम का मास या फिर कुछ भी है AMU में, किसी स्पीशीज का मास जो भी होगा, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं मैं, उसका मोलर मास मैग्नीट्यूड वाइज भी उतना ही होगा, बस यूनिट बदलकर कितनी हो जाएगी, ग्राम। सर क्या आप इस बात को साबित कर सकते हो, क्या इस बात को आप प्रूव कर सकते हो? बिल्कुल बेटा। मैंने बोला कार्बन के एक एटम का मास है 12 AMU और मैंने ऐसे 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ले लिए। कितने पार्टिकल्स ले लिए, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ले लिए। अब आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो ग्राम से तो बहुत बड़ी आएगी क्योंकि यहाँ पे 10⁻23 प्रेजेंट है, लेकिन आप एक चीज़ भूल गए कि अगर मुझे इनका वजन ग्राम में निकालना है, अगर मुझे इन सारे पार्टिकल्स का वजन ग्राम में निकालना है तो मुझे AMU को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में। और इसके लिए आपको पहले कन्वर्जन आना चाहिए, जो अगेन आप वैसे फिजिक्स में सीखते हो, बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जिस तरीके से 1 किलोग्राम सुनती है आपके दिमाग में क्या आता है, 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर सुनती है आप दिमाग में क्या आता है, 1000 मीटर। आ रही बात समझ में। जैसे मैं बोलता हूँ 1 सेंटीमीटर, आपके दिमाग में क्या आता है, 1/100 मीटर। 1/100 मीटर इज नोन एज 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यूनिट कन्वर्जन के बेस पे अगर हम बात करें तो 1 AMU इज नथिंग बट 1 ग्राम का Na हिस्सा। बहुत तमीज से बात को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और कई बार तो कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल में AMU और ग्राम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिया, मतलब इतना इजी लेवल का क्वेश्चन और बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते क्योंकि ये बेसिक्स है। कंपटीशन के बच्चे क्या समझते हैं कि हम तो बहुत स्मार्ट है, हमें हायर लेवल की चीज़ें सीखनी है, लेकिन कोई कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल डायरेक्टली हायर कंसेप्ट को टारगेट नहीं करती, पहले वो आपका बेस चेक करती कि आपके पास कितना कंसेप्ट बिल्डिंग है। आ रही बात समझ में। तो 1 ग्राम को अगर आप Na से डिवाइड कर दो, मतलब 1 ग्राम का Na वाला हिस्सा, इस बात को एनालाइज करने की कोशिश करो कि 1 ग्राम ऑलरेडी बहुत छोटी वैल्यू होती है मास के रिस्पेक्ट में, और इसको आपने Na टुकड़ों में बांट दिया, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स में बांट दिया। इतने छोटे छोटे मास के पार्टिकल्स में आपने इसको बांट दिया तो जो एक छोटा सा वैल्यू निकल कर आएगी, दैट इज नोन एज 1 AMU। सो 1 AMU इज नथिंग बट 1 ग्राम का Na वाला हिस्सा, या फिर 1/Na टाइम्स ऑफ 1 ग्राम। क्या है बात समझ में आई? और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इसको जब मैं 1 ग्राम को 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करता हूं तो आप चाहो तो इसकी वैल्यू को भी याद कर सकते हो कि दिस कम्स आउट टू बी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। मतलब आप चाहो तो 1 AMU और ग्राम के बीच का डायरेक्ट रिलेशन इसको नोट कर लेना। और कहाँ पे नोट करोगे? कॉपी की छत पे। सर कॉपी की छत कहाँ पे होगी, ये कौन सी आप बेतु की बातें कर रहे हो? तो बेटा मैं जब भी कॉपी की छत बोलूँ, कॉपी की छत का मतलब होता है जो आपको मार्जिन गिवन होता है, ऊपर बॉर्डर गिवन होती है, उसके ऊपर जो हमारे पास खाली जगह होती है ना, उसको हम कॉपी की छत बोलते हैं। और यहाँ पे हम सारी वो बातें लिखते हैं जो हमें बिल्कुल एक नए लेवल पर लेकर जाती है, या फिर कुछ अनकॉमन बातें जो रेफरेंस में लिखी हुई नहीं मिलती, मतलब खास बातों को हम कॉपी की छत के ऊपर लिखते हैं ताकि जब भी हमारी नजर पड़े तो कॉपी पे छत पे देखते हैं हमें सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिवाइज हो जाए। आ रही बात समझ में? तो 1 AMU और ग्राम के बीच में क्या रिलेशन हो गया कि 1 AMU 1 ग्राम का Na वाला हिस्सा है, और जब आप 1 ग्राम को Na से डिवाइड करोगे तो ग्राम तो यूनिट रहेगी, यूनिट तो ग्राम ही रहेगी। इसको सॉल्व करने पर कितना आता है? 1.66 इंटू 10⁻24। मतलब 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 पार्ट ऑफ अ ग्राम। आ गई बात समझ में? अब यहां से मैं आपको सॉल्व करके प्रूव कर सकता हूं कि अगर एक एटम का मास 12 AMU है, बहुत तमीज से बात को सुनिएगा, अगर एक एटम का मास 12 AMU है तो ऐसे Na एटम्स का मास 12 ही होगा, बस ग्राम में आएगा आंसर।
कैसे, आओ जरा चेक करें। मैंने बोला एक कार्बन के एटम का मास 12 AMU है। बहुत तमीज से सुनना, सारी चीज आपके सामने प्रूव हो रही है। एक कार्बन के एटम का मास 12 AMU है और मैंने ऐसे 1 मोल एटम्स लिए हैं, 1 मोल एटम्स लिए हैं और 1 मोल एटम्स का मतलब 6.023 × 10⁻23 एटम्स। इसको हम चेंज करते हैं, जरा देखो 12 इंटू, अब आप जरा समझो, यहां से आते थोड़ा स्मार्ट वर्क। क्या मैं 1 AMU को 1 ग्राम अपॉन Na बोल सकता हूं इस रिलेशन से? देखना जरा, क्या मैं 1 AMU को इस AMU टर्म को रिप्लेस कर, क्योंकि 1 तो ऑब्वियसली बात है, 1 का मतलब क्या हो गया, लिखो चाहे मतलब को फर्क नहीं पड़ता, तो क्या मैं AMU को रिप्लेस कर सकता हूं बाय द टर्म 1 ग्राम अपॉन Na? यस सर। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 ग्राम अपॉन Na और यहाँ पे फिर आप मल्टीप्लाई भी कैसे करें, Na की वैल्यू से, तो यहाँ पे मैंने लिखा Na, जरा देखो बेसिक सी मैथ्स कुछ चमका, Na से Na कट गया और आंसर कितना आया, 12 ग्राम। कितना आया, 12 ग्राम। मतलब यहाँ से एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बोलो चाहे कंसेप्ट बोलो, क्योंकि ट्रिक्स कुछ नहीं होती, कंसेप्ट की समरी को ही हम लोग ट्रिक बना देते हैं कि अगर हम किसी भी चीज का एटॉमिक मास जानते हैं, किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास जानते हैं, नॉट ओनली एटॉमिक मास, इनफैक्ट अगर हम मॉलिक्यूलर मास जानते हैं, जैसे अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का अगर मैं आपसे मास पूछूं, बहुत तमीज से बात को सुनना, अगर मैं आपसे अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का मास बोलूं तो आपका आंसर कितना आएगा, 17 AMU। कैसे निकाला, नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1। तो जरा इसको देख लेते हैं सिखाने के लिए आपको सिर्फ, वैसे तो कुछ बच्चे जानते होंगे, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व आउट करते हैं इसको। नाइट्रोजन के एक एटम का मास हो गया 7th एटॉमिक नंबर 14 और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1 और कितने एटम्स प्रेजेंट है 3, तो टोटल कम आउट कितना आ गया 17। और ये बात हर बच्चे ने चाहे CBSE का चाहे ICSE का हो 9th स्टैंडर्ड से सीख ली होती है कि कितना मास होता है इसका AMU में। अगर आप एक एटम की बात करते हो या फिर एक मॉलिक्यूल की बात करते हो, एक आयन की बात करते हो, तो मास कितने में आता है AMU में। बहुत छोटी फिगर होती है, लेकिन ये बात हमें 9th स्टैंडर्ड में नहीं सिखाई गई थी, ये बात हमें 10th स्टैंडर्ड में नहीं सिखाई गई थी कि अगर हम एक एटम के जैसे Na पार्टिकल्स ले लें तो इसका वजन आता तो मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही है, बस यूनिट AMU से बदलकर किस में आ जाती है, ग्राम में। आ रही है बात समझ में? तो ये एक जादू सा बन गया कि एक पार्टिकल का मास जो भी होगा उसका मास ग्राम में भी उतना ही होगा, बस यूनिट AMU से कितनी हो जाएगी, ग्राम में, अगर आप उस सब्सटेंस का 1 मोल लेते हो। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। और 1 मोल पार्टिकल्स का जो मास होता है वो कुछ और नहीं, 1 मोल पार्टिकल्स का जो मास होता है वो कुछ और नहीं, उसका क्या कहलाता है, मोलर मास। क्या कहलाता है, मोलर मास। So if I say what is the atomic mass of carbon, अब इस सबको हटाकर मैं सीधा समरी लिख रहा हूं जो हमें सीखने के बाद काम में आने वाली है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या था, मोल्स कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ मास। हमारा मेन मोटिव क्या था, मोल्स कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ मास। तो मैं एक फाइनल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एक फाइनल समरी लिख रहा हूं जो आपको चीजों को समझने में हेल्प करेगी कि इफ आई से एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इफ आई से एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो आपका आंसर कितना आएगा, 12 AMU। But if I say molar mass of carbon, what if I say molar mass of carbon, तो आंसर सर अभी भी 12 ही आएगा, बस यूनिट कितनी हो जाएगी, ग्राम। यूनिट कितनी हो जाएगी, ग्राम। और हमें यहाँ पे मोलर मास जो रखना होता है ये हमने सीख रखा है, ये हमने 9th 10th स्टैंडर्ड से ही सीख रखा है, बस हमें पता नहीं था किसी को मोलर मास बोलते हैं, कि जो भी हमने एटॉमिक मासेस याद करें बस उसको ग्राम में लिख दो, वही मोलर मास कहलाता है। तो ऐसे भी हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनली अपने एग्जाम्पल और क्वेश्चन के डिस्कशन पे कि हाउ डू वी कैलकुलेट मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास। तो लेट से मैंने बोला calculate the number of moles in each of following, calculate number of moles in each of following, जो भी आपको गिवन है उसके अंदर आपको मोल्स निकालने के, मोल्स बताइए कितना होगा। पहले केस में मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल आपकी समझ के लिए 36 ग्राम ऑफ कार्बन, मैंने बोला 36 ग्राम कार्बन मैंने लिया, 36 ग्राम कार्बन मैंने वे करा, इसको मोल्स के टर्म्स में बताओ कितना होगा। तो आप सीधा क्या बोलोगे, सर मोल्स का मतलब है गिवन मास, जितना भी मास आपको दिया गया है, कितना बोला गया है 36, क्योंकि ग्राम में हमें लेना है, मेन बात क्या है, ग्राम में लेना है। और सर मोलर मास कितना होता है, सर एटॉमिक मास अगर 12 है तो मोलर मास भी 12 होगा, क्योंकि आपने ये भी ग्राम दिया है, ये भी ग्राम दिया है, सिर्फ समझाने के लिए, ये भी ग्राम दिया, ये भी ग्राम दिया, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितने मोल्स आ गए, 3। कितने मोल्स आ गए, 3। तो सर आप 36 ग्राम कार्बन बोलो या फिर 3 मोल्स ऑफ कार्बन बोलो, बात बराबर है। आई बात समझ में? और आ जाते हैं, लेट से मैंने बोला व्हाट इफ वी टेक 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इफ वी टेक 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मोल्स में एक्सप्रेस करेंगे तो कितना होगा। तो सबसे पहले अगेन आपने क्या बोला कि सर मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, और इसको बोल रहा है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक एटम तो है नहीं, एक मॉलिक्यूल है। तो मैंने बोला इसका गिवन मास कितना है, 4.4 ग्राम। अब इसका मोलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास निकालो, वही मोलर मास होगा। तो कैसे निकालेंगे बता दिए, कार्बन का मास कितना होता है, यहाँ पे आपको फटाफट से जोड़ के बताता हूँ। वैसे 44 है, मुझे रटा पड़ा है, और मैं आपको बता रहा हूँ आपने करना क्या है। अभी आप बिगनर हो तो आप कॉपी का एक सेकंड लास्ट पेज, थर्ड लास्ट पेज, लास्ट क्यों नहीं बोला क्योंकि इस पर आप रेफर करते हो, सबकी आदत होती है। सेकंड लास्ट पेज या फिर थर्ड लास्ट पेज के ऊपर आप सारे जितने भी कंपाउंड ऐसे बार बार आने वाले हैं,
इनका आप नाम लिखकर उनके आगे उनका मॉलिक्यूलर मास लिख लोगे और उनको डे बाय डे याद करते हुए चलोगे, क्योंकि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल के बच्चे हो तो आपके पास बेटा इतना टाइम नहीं होगा। मैं जनरली बताऊं, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का आप मास याद करने बैठो या फिर उस टाइम निकालने बैठो, क्योंकि जो बिल्कुल टॉपर बच्चे होते हैं ना, जिनकी रैंक टॉप 100 में आती है, उनको ये सब चीजें रटी पड़ी होती है और आपका कॉम्पिटिशन अल्टीमेटली उनसे है, तो आपको भी उनके लेवल का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। और आपको उनके लेवल का खिलाड़ी नहीं, आप ही वो खिलाड़ी बनने वाले हैं। आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आप ही वो खिलाड़ी बनने वाले हैं, क्योंकि हम इतने लेवल की मेहनत करेंगे। आई बात समझ में? तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है 44, बट फिर भी मैं बताता हूँ। कार्बन का हो गया 12, एक ऑक्सीजन के एटम का ऐड करेंगे इसके अंदर, एक ऑक्सीजन के एटम का कितना होता है 6 और 16 और 2 कितने प्रेजेंट है 2, तो ओवरऑल कम्स आउट टू बी 44 ग्राम। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कितने से डिवाइड कर दिया 44 ग्राम से। अब 4.4 अपॉन 44, ग्राम ग्राम कट गया, कितना आ गया 0.1 मोल्स। कितने मोल्स आ गए 0.1 मोल्स। तो मोल्स अगेन यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि मोल्स अगेन कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मास, कि मोल्स को हम किसके बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास के बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। अब आता है इसके बाद एक फाइनल एस्पेक्ट टू कैलकुलेट मोल्स एंड दैट इज मोल वॉल्यूम रिलेशन। एक और बात, मतलब मोल्स को हम चाहें तो वॉल्यूम गिवन हो तो भी हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब वॉल्यूम को भी, गिवन वॉल्यूम को भी हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट एस्पेक्ट होता है मोल्स रिलेटेड, और ये सब सीखने के बाद मैं आपको ऐसा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला दूंगा। ब्रह्मास्त्र का मतलब आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र का मतलब जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे ब्रह्मास्त्र बोलने का मतलब है कि ऐसा फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूले में आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, मतलब ही नहीं है कि आपका आंसर ना आए, बस आपको इस फॉर्मूले को यूज करना आना चाहिए। कहते हैं ना कि जब महाभारत का समय था तो ब्रह्मास्त्र बताया गया था कि ब्रह्मास्त्र किसको यूज करना है, लेकिन जिस नालायक को ये नहीं पता था कब यूज करना है, वो चाहता तो पूरी धरती का विनाश कर सकता था, पूरे यूनिवर्स का विनाश कर सकता था। तो आपको फॉर्मूला मैं जरूर दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है, राइट। लेकिन पहले हम अपने थर्ड एस्पेक्ट का डिस्कशन कर लें, मोल वॉल्यूम रिलेशन। कौन सा? मोल का वॉल्यूम के साथ रिलेशन, कि हम चाहें तो मोल को वॉल्यूम के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। आइए जरा देखिए कैसे। तो देखो, मोल वॉल्यूम रिलेशन में एक पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको आप स्टार लगाकर नोट करेंगे कि दिस रिलेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस। क्योंकि मैं बता रहा हूं, अभी आप में से बहुत से बच्चे हैं जो पक्का गलती करेंगे कि सॉलिड्स के लिए भी, लिक्विड्स के लिए भी इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, खास करके लिक्विड्स के लिए तो हम गलती से अप्लाई कर ही देते हैं, जल्दबाजी में हमें पता नहीं चलता, हम लिक्विड्स के लिए अप्लाई कर ही देते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊंगा। पहली बात ओनली फॉर गैसेस, और उसके बाद दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एट एसटीपी कंडीशन। गैस को एसटीपी कंडीशन पे होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर आपको वॉल्यूम का मोल के साथ रिलेशन बताना है, मतलब गिवन वॉल्यूम को मोल्स के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आपको दो बातें ध्यान रखनी की। पहली बात, द गिवन सब्सटेंस मस्ट बी अ गैस, जो भी सब्सटेंस है वो गैस में होना चाहिए। अगर लिक्विड में या सॉलिड में तो इसके लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते, पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन की गैस हमने कौन सी कंडीशन पर ले रखी हो, एसटीपी कंडीशन पर। सर ये एसटीपी का मतलब क्या है? अब जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे जो 9th स्टैंडर्ड में आईसीएसई पढ़ी है, उनको याद होगा लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का था गैस के रिलेटेड, और वहां पे बताया जाता था, बट फिर भी मैं एक बार बताता हूं। एसटीपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं पता, एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या मतलब हुआ? मतलब आपने टेम्परेचर और प्रेशर की एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान रखी है। अगर इतने टेम्परेचर और प्रेशर पर आप गैस को लोगे तो द गैस इज सेड टू बी एट एसटीपी कंडीशन। नहीं आया समझ में? आपने टेम्परेचर और प्रेशर की किसी वैल्यू को स्टैंडर्ड माना हुआ है, मतलब एक सेट वैल्यू मानी हुई है, और अगर आप किसी भी गैस को इन कंडीशंस पर कैलकुलेट करते हो, किसी भी गैस की वॉल्यूम को इन कंडीशन पर लेते हो, तो द गैस इज सेड टू बी एट एसटीपी कंडीशन। आई बात समझ में? कितना होता है सर ये टेम्परेचर? तो एसटीपी पे टेम्परेचर इज सेड टू बी 273 केल्विन, और प्रेशर में 1 atm भी ले सकते हैं, लेकिन मॉडर्न साइन कन्वेंशंस कहते हैं कि आप 1 बार मानो। 1 atm लोगे तो भी चलेगा, ऐसा बिल्कुल रिजिड रूल नहीं है कि आप अड़ जाओ, नहीं मैं तो 1 बार ही सीखा था, 1 atm से कैसे कर लोगे, क्योंकि इन दोनों में माइनर डिफरेंस होता है। 1 atm और 1 बार में माइनर डिफरेंस होता है, जो मैं आपको सिखा दूंगा। बट 1 atm भी आप ले सकते हो, और क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो डिपेंड करता है, 1 बार भी ले सकते हो, इतनी कोई रिजिडनेस नहीं है। आ गई बात समझ में? अब सीखते हैं कि कैसे मोल्स आप निकालोगे। तो अगर आपको मोल्स निकालने हैं और आपको वॉल्यूम गिवन है, तो हाउ डू यू कैलकुलेट इट? तो आपको करना क्या है, जो भी गिवन वॉल्यूम है लीटर्स में, बात को बहुत तमीज से सुनिएगा, जो भी आपको गिवन वॉल्यूम है लीटर्स में, पहली बात तो लीटर्स में मैं लिख रहा हूं, उसके बाद में आपको ml और सेंटीमीटर क्यूब भी बता दूंगा। अगर आपको जो भी गिवन वॉल्यूम है लीटर्स में, आप उसको सिंपली किससे डिवाइड कर दो? 22.4 से। कितने से डिवाइड कर दो? 22.4 से। ऐसा क्यों करा अभी सीखेंगे, बट पहले हम देख रहे हैं कि हाउ डू वी कन्वर्ट इट।
आपको कोई भी गैस अगर एसटीपी कंडीशन पर आपने ले रखी है, कंटेनर के अंदर आपने गैस एसटीपी कंडीशंस पर ले रखी है और आपको उसकी वॉल्यूम पता है, तो आप उसकी गिवन वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दो तो आपको मोल्स ऑफ गैस पता चलेंगे। मतलब आप उस गिवन वैल्यू को, गिवन वॉल्यूम को मोल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो। सर व्हाट इफ हमें वॉल्यूम लीटर्स में नहीं गिवन है, तो ऐसे केस में क्या गिवन होगा? मतलब जनरल यूनिट्स क्या होती है वॉल्यूम की, कि लीटर्स के अलावा सेंटीमीटर क्यूब गिवन हो सकती है, फिर एमएल गिवन अप हो सकती है। तो या तो हम इतने लेवल के खिलाड़ी बन जाएंगे, कोई भी वैल्यू हमें गिवन हो हम उसको लीटर में कन्वर्ट कर लें। बट जनरली मैं आपको बताऊं हर बार लीटर में कन्वर्ट करना नहीं होता, क्योंकि कुछ कॉमन क्वेश्चंस सेंटीमीटर क्यूब या फिर उसके बारे में एमएल के बारे में भी आते हैं, और आपको बस उसके लिए कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं और 1 लीटर को आप 1000 ml भी बोल सकते हैं। ये यूनिट कन्वर्जन आप याद रखिएगा, और फिर भी इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसके हम यूनिट कन्वर्जन सीख रहे होंगे। ऑल्दो फिजिक्स का पार्ट है बट स्टिल मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि हम केमिस्ट्री में हॉल्ट नहीं लाना चाहते, रुकावट नहीं लाना चाहते, कि ऐसा नहीं कि जब फिजिक्स के टीचर पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे। मैं सिखा दूंगा ताकि आपको कंटिन्यूसली पेस मेंटेन रहे। तो अगर इन केस यहाँ पे आपको वॉल्यूम लीटर की जगह आपने ml में ली है, तो आप क्या करो, इस वैल्यू को हमने लीटर के लिया है, जरा तमीज से बात को सुनना। 22.4 की वैल्यू को हमने लीटर के लिया है, अगर मैं इसको ml में कन्वर्ट कर लूँ तो हमारे पास लिबर्टी हो गया, हम ऊपर भी ml ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये कि गिवन वॉल्यूम अगर आपको ml में गिवन है तो अब आप 22.4 से डिवाइड नहीं करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 22,400 से। कितने से डिवाइड करेंगे? 22,400 से। और 22,400 कुछ और नहीं है, लीटर का ml में कन्वर्जन है। इस वैल्यू के लिए लीटर का ml में कन्वर्जन है, क्योंकि जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा इस फिगर को, कम्स आउट टू बी 22,400। तो ये भी ml में हो गया, ये भी ml में हो गया। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होती है लीटर में, है ना। ये भी 1000 होता है, ये भी 1000 होता है। तो यहाँ पे जो भी अगर वॉल्यूम आप सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हो तो भी आप कितने से डिवाइड करोगे? 22,400, दैट इज 22,400 की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। एक तरीका ये कि आप पहले लीटर में कन्वर्ट कर लो, लेकिन मैं कहता हूँ कि बार बार इतना क्यों मतलब दिमाग खपाना। अगर आपको ml में गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, क्या दिक्कत है? इसको 22,400 ले लो तो भी आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन बस इतनी सी बात ध्यान रखना, एग्जांपल्स हम जरूर देखते हैं, लेकिन इतनी सी बात बस ध्यान रखना कि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, एंड दैट टू ओनली एट एसटीपी कंडीशन। अगर आप इन दोनों बातों को ध्यान रख पाते हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड बात हो गई है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगेन क्या आ जाएगा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। जरा तमीज से देखिएगा, तमीज से देखिएगा, बहुत अटेंटिवनेस के साथ। पहले केस में मैंने बोला 1.12 लीटर ऑफ H2 गैस एट एसटीपी, मतलब मैंने इतने लीटर हाइड्रोजन गैस ली है एसटीपी कंडीशन पर, और मुझसे बोला जा रहा है इसको मोल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। तो मैं सीधा क्या बोलूंगा? मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम 1.12 इन लीटर्स। लीटर में गिवन है, डायरेक्टली कितने से डिवाइड कर दूंगा? 22.4 से। अब आप जरा थोड़ा गौर फरमाओ, तो यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये कुछ ऐसी फिगर्स हैं जो बार बार आती हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप बनाई है, ये ऐसी फिगर्स हैं जो आपको बार बार क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगी। 1.12, 11.2 या फिर 5.4 लीटर, ऐसी फिगर मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, जो बार बार आपको देखने को मिलेंगी, राइट। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 11.2 इंटू 10⁻⁻1? सोच समझ के बोलिएगा, क्या मैं इसको 11.2 इंटू 10⁻⁻1 बोल सकता हूँ? बिल्कुल बच्चों की लैंग्वेज में बोलूँ तो आप क्या बोलोगे? एक बार डेसिमल पीछे ले जाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, लेकिन 10 को जब ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁻1 ही तो होगा। बात तो वही घूम फिर कर। और नीचे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? 22.4। ऐसा मैंने क्यों करा? सिर्फ आपको समझाने के लिए, वरना आंसर तो मैं फटाफट से 10 सेकंड में बता देता। 11.2 22.4 कितने टाइम्स जाएगा? सीधा 2 टाइम्स। मतलब 11.2 22.4 को कितने टाइम से डिवाइड करेगा? 2 बार डिवाइड करेगा। 1/2 का मतलब हो गया 0.5, और ऊपर हमारा क्या बचा है? 10⁻⁻1, या फिर डायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हैं? 5 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स। मतलब अगर आप 1.12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस लेते हैं एसटीपी पर, तो उसको आप इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? 5 इंटू 10⁻2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। कितना? 5 इंटू 10⁻2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। आ रही बात समझ में? और एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट इफ आई टुक 44800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी। अगर मैंने इतना गैस लिया एट एसटीपी पर, अब कितने मोल्स में इसको हम बोलेंगे कि कितने मोल्स हमने लिए हैं? तो अगेन आपने दिमाग लगाया कि सर ये 44,800 सेंटीमीटर क्यूब में है और मुझे इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो अगेन क्या फॉर्मूला का लगाएंगे? गिवन वॉल्यूम 44,800 सेंटीमीटर क्यूब। चाहते तो पहले इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में तो मैं सेंटीमीटर क्यूब वाला पैरामीटर लगा रहा हूँ। और डिवाइड कितने से करते हैं? 22,400 से।
22,400, ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब वाला पैरामीटर। और जहां तक ध्यान रखना, आप चीजों को अगर एनालाइज कर पाते हो कि 400 का डबल 800 होता है, 22 का डबल 44 होता है, मतलब ये इसको सीधा कितने टाइम्स काटेगा, 2 टाइम्स काटेगा, तो कितने मोल्स होगा, सीधा 2 मोल्स। कितने मोल्स होगा, सीधा 2 मोल्स। तो आपने एक क्वेश्चन लीटर के रिस्पेक्ट में देख लिया, एक क्वेश्चन सेंटीमीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में देख लिया। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ और इसके बाद एक साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बता रहा हूँ। ये तो सिंपल मेथड्स हैं, अभी मैं बिल्कुल आपको बेस बता रहा हूँ सारी बातों का, ताकि अल्टीमेटली आप हायर लेवल्स के लिए प्रिपेयर हो सको, ठीक है। और बहुत जल्द बस ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला आने वाला है, तो दिमाग खोलकर, कान खोलकर, आंखें खोलकर बैठे रहें और चीजों को सुनते रहें और सीखते रहें। ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला मतलब सर जो नैया पार लगा देगा हमारी, इससे जो भी क्वेश्चन टकराता है चूर चूर हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सीखेंगे, बट पहले एक बात आप तमीज से समझ लो। 22 पॉइंट, बहुत तमीज से बात को नोट कर लेना, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस। ये बात को बहुत तमीज से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी भी गैस का 22.4 लीटर लेते हैं STP कंडीशन पर, इस बात को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं समझाता हूं। लेट्स से मैंने एक कंटेनर लिया और इसके अंदर कोई भी गैस प्रेजेंट हो सकती है, XYZ कोई भी गैस। नेचर ऑफ गैस से मतलब नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं, नेचर ऑफ गैस मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करेगा, इररेलेवेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। आपने कोई भी गैस ली, बट शर्त क्या है, इसकी वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर है और कंडीशन आपने STP ली है, तो पक्की बात है इस बीकर के अंदर इस गैस का कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा, 1 मोल प्रेजेंट होगा। कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा, 1 मोल प्रेजेंट होगा। और 1 मोल ऑफ गैस प्रेजेंट है, और हमें पता है जो भी गैस होगी उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसको मैं सीधा क्या बोल सकता हूं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आई? मैंने बोला लेट से आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं CO2 ले लेता हूँ, इस कंटेनर के अंदर मैंने CO2 गैस ले ली, तो अगर मैं 22.4 लीटर CO2 गैस लेता हूँ STP कंडीशन पर, तो पक्की बात है इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ कि इस बीकर के अंदर CO2 गैस का 1 मोल प्रेजेंट है। और क्योंकि CO2 इज अ मॉलिक्यूल, क्योंकि गैसेस हमेशा मॉलिक्यूलर स्टेट में होती है जनरली, कुछ एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दो, हम सीखेंगे आगे, तो गैसेस जनरली मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे CO2 गैस के? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आ रही बात समझ में? और इसको मैं मास के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इसके अंदर 1 मोल प्रेजेंट है, अगर इस कंटेनर के अंदर 1 मोल प्रेजेंट है, तो इस कंटेनर के अंदर गैस का कितना मास होगा? मोलर मास के बराबर। जस्ट अभी सिखाना कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ वेट इज नोन एज मोलर मास। कितना बोलते हैं उसको? मोलर मास। हमें पता है CO2 गैस का मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। तो इसको मैं इनडायरेक्टली और क्या बोल सकता हूं? 44 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रेजेंट इन दिस कंटेनर एट दिस गिवन कंडीशन। मुद्दे की बात क्या है, ये सब चीजें तो आप अभी दोबारा सीख जाओगे जब ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला बताया जाएगा। मुद्दे की बात इतनी है कि अगर आपने कोई भी गैस का 22.4 लीटर लिया है, इररेलेवेंट ऑफ इट्स नेचर, इस बात को अभी मैं ब्रह्मास्त्र वाले फॉर्मूले से भी प्रूफ कर दूंगा, तो अगर आपने किसी भी गैस का 22.4 लीटर लिया है एट STP कंडीशन पर, तो पक्की बात है इररेलेवेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस, आपने गैस का कितना मोल लिया है? 1 मोल लिया है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम सीखेंगे, बट पहले अब बारी आ गई है उस फॉर्मूले की कि सर इससे जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, जिससे सारे पैरामीटर्स हमारे मोल्स के रिलेट हो जाएंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान इसी फॉर्मूले से निकलेगा। क्या है ये फॉर्मूला? तमीज से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है वो महारथी है इस खेल का। ध्यान रखिएगा, वो मोल्स के लिए महारथी है कि मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला गिवन मास। सारी बातों को कुछ नहीं करना, बस रिलेट करना है। गिवन मास अपॉन इट्स मोलर मास, और गिवन मास आप किस में लेंगे? हमेशा ग्राम्स में, राइट? दिस टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एंड दीज 3 टर्म्स आर ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। मतलब जो भी आपने तीनों बातें अभी तक पढ़ी, उनके कुल मिलाकर समरी सिर्फ इस बॉक्स के अंदर बंद है,
और ये ऐसा फॉर्मूला है कि आप सारे पैरामीटर्स को रिलेट कर सकते हो। आप सोचोगे सर आपने तो बेवकूफ़ बना दिया, आपने जो सारी बातें बताई थी मोल्स को आपने सब में उठाकर रख दिया, लेकिन आपने ये चीज़ अभी तक नहीं सीखी। आपने अभी तक क्या सीखा कि मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, मतलब मास गिवन हो तो मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी पर गिवन हो तो आप मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला आपको ये भी सिखाएगा कि सिर्फ मोल्स का ही रिलेशन नहीं, अगर आपको मास गिवन है किसी भी गैस का, बहुत तमीज से बात को सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे जो साइन लगा है ना इसका बहुत बड़ा रोल है, ये बहुत कुछ सिखाता है कि सर ये वाला अगर ये वाला साइन लग गया, इक्वल टू का साइन लग गया, तो ये वाला पूरा टर्म अब इस पूरे टर्म के भी बराबर है और ये वाला टर्म अब इससे भी रिलेट किया जा सकता है। मतलब ऑल 4 टर्म्स आर इंटरचेंजेबल, इन सारे टर्म्स को हम साथ में खेल सकते हैं, साथ में हम खेलना सीख जाएंगे सर अगर हमने ये वाला फॉर्मूला सीख लिया। कैसे, आओ जरा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। फाइंड आउट, जरा तमीज से बात को सुनिएगा, एग्जांपल से समझा रहा हूं। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO2 या फिर फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। मतलब आपने 4.4 ग्राम CO2 गैस ली है STP पर और कह रहे हैं अगर इतनी गैस आप लेते हैं तो ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो आपने बस इतनी बात चेक करनी है, बस बहुत तमीज से मेरी बात को सुनना, आपने सिर्फ इतनी बात चेक करनी है कि कौन से दो पैरामीटर्स के बीच में आप रिलेशन बनाना चाह रहे हो, आप कौन से दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन बनाना चाह रहे हो। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एट अ टाइम दो ही पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन आप बनाओगे, वो बात अलग है कि बाद में आप उसको अलग फॉर्मेट में चेंज कर दो। तो यहाँ पे वॉल्यूम का किसके साथ रिलेशन लग रहा है, मास के साथ। वॉल्यूम का किसके साथ रिलेशन लग रहा है, मास के साथ। तो मास वाला पैरामीटर ये हो गया और क्योंकि गैस हमने STP पढ़ लिया तो सर हम अप्लाई कर सकते हैं, वो वॉल्यूम वाला पैरामीटर हो गया। आपने क्या बोला सर, गिवन मास कितना है, सीधा गिवन मास कितना है 4.4 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलर मास कितना होता है, जस्ट अभी सिखाया था कितना, 44 ग्राम। कितना होता है, 44 ग्राम। वॉल्यूम आपको निकालनी है तो आपने वॉल्यूम को वी लेट कर लिया लीटर्स में। वॉल्यूम आपको निकालनी है ना कि कितनी वॉल्यूम होगी, आपने क्वेश्चन में बोला ही क्या है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो आपको निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस हमें कैलकुलेट करनी है और कितने से डिवाइड कर देते हैं इसको, 22.4 से। कितने से डिवाइड कर देते हैं, 22.4 से। तो कितना आ जाएगा जरा फटाफट से देखते हैं। ये 4.4 है, ऊपर 44 है, ये वाला पूरा पैरामीटर कितना आ जाएगा, 0.1। तो डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे 0.1 इज इक्वल्स टू V अपॉन 22.4। सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इज इक्वल्स टू V, या फिर डायरेक्टली V इज इक्वल्स टू 2.24 लीटर्स। आ रही बात समझ में, वॉल्यूम कितनी आ गई, 2.24 लीटर्स। नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ कि ये आपका पूरा टर्म सॉल्व कर कर आया है। ये आ गया 0.1, दोबारा लिख रहा हूँ एक बार देखना, 0.1 इज इक्वल्स टू V अपॉन 22.4, या फिर फर्दर 0.1 इंटू 22.4 इज इक्वल्स टू V, या फिर डायरेक्टली अब बोलेंगे V इज इक्वल्स टू 2.24 लीटर। क्या मतलब हुआ सर इस बात का कि अगर आप 4.4 ग्राम CO2 लेंगे STP कंडीशन पर तो इसका मतलब आपने 2.24 लीटर ऑफ CO2 ली है। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या खास फायदा मिलेगा कि सर हम किसी भी चारों पैरामीटर्स में से किसी के भी टर्म्स में खेल सकते हैं, जैसे एग्जामिनर हमें खिलवाना चाहेगा। और मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला आता है तो आप कैसे भी कर सकते हो। ऑल्दो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए हमें एक सेट पैटर्न फॉलो करना है, ये सीधा वाली जो आप प्रोफाइल लगाते हो MCQ क्वेश्चंस के लिए लगाते हो, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए हमें एक सेट पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर स्कूल एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे उसको सेट फॉर्मेट में फ्रेम करोगे, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल थ्योरी का होता है। उसको मैं अपनी लैंग्वेज में किताबी ज्ञान बोलता हूँ, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको इंग्लिश फ्रेम करना सिखाता है। आंसर तो तब भी इतना ही आना है, आंसर वैसे भी उतना ही आना है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम थोड़े क्वेश्चंस का ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे जो हमें हर फॉर्मेट में खेलना सिखाए, जो हमें हर फॉर्मेट में खेलना सिखाए। मतलब चारों में से कोई भी पैरामीटर आ जाए हम सबको रिलेट कर सके, सारे पैरामीटर्स को हम साथ में रिलेट कर सकें। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो लेट्स से अगर मुझे यही फॉर्मूला या फिर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मुझे स्कूल एग्जामिनेशन में आता 3 नंबर के वेटेज में, तो मैं इसकी थ्योरी कैसे फ्रेम करता, क्योंकि अगेन स्कूल एग्जामिनेशन में टारगेट करनी है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP, कि आपने 4.4 ग्राम CO2 दिया STP पर, उसकी आपको वॉल्यूम निकालनी है। आ रही बात समझ में। अब देखो स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए जब भी आप फॉर्मेट सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक सेट पैटर्न बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है बार बार चीज़ों को सीखो, तो आपको एक सेट पैटर्न बता रहा हूँ। आप सबसे पहले जिन दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन बना रहे हो, आप कोशिश करो आप उसको 1 मोल के लिए डिफाइन करो। आप जिन दो पैरामीटर्स के लिए रिलेशन बना रहे हो, आप पहले कोशिश करो आप उसको 1 मोल के लिए, गिवन डेटा को 1 मोल के लिए एक्सप्रेस करो। क्या मतलब हो मेरे कहने का, तो अगर मैं यहाँ पे आंसर या फिर सॉल्यूशन लिखूंगा तो बोलूंगा
मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं कि मोलर मास CO2 का कितना होता है 44 ग्राम, एक मोल CO2 ले तो उसका मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम। इसके बाद हम क्या बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ CO2 कितना होता है 22.4 लीटर। जस्ट अभी आपको बताया था कोई भी गैस अगर आप एक मोल लोगे एसटीपी कंडीशन पर, कोई भी गैस आपने एक मोल लिया और एसटीपी कंडीशन पर लिए तो वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर। तो पहले आप बोलोगे गिवन मोल्स ऑफ CO2, गिवन मोल्स ऑफ CO2 कितने मोल्स होगा, पहले मोल्स निकाल लेते हैं। 4.4 ग्राम डिवाइड बाय 44 इज इक्वल्स टू 0.1 मोल्स। ठीक है, आपके कितने मोल्स आ गए 0.1 मोल्स आ गए। देयरफॉर, अब पहले मोल्स आपने निकाले, देयरफॉर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by 0.1 mole of CO2 at STP is equal to 0.1 multiplied by 22.4 liter comes out to be 2.24 liters। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको करने का एक तरीका और है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली मोल्स ना निकाल कर डायरेक्टली इसका रिलेशन इससे बता देते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, और भी फॉर्मेट है लेकिन आप स्टार्टिंग के ये 2 स्टेप स्किप नहीं कर पाओगे, हर बार आपको 1 मोल के लिए डिफाइन करना पड़ेगा। नीचे वाले मेथड को मैं बता रहा हूँ, एक और आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व कर सकते थे थ्योरेटिकल तरीके से, कि आपने सीधा बोला, अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड लग रहा है, कोई खास बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कि 44 ग्राम ऑक्यूपाई कर रहे हैं 22.4 लीटर, देयरफॉर 4.4 ग्राम ऑफ CO2 will occupy 22.4 लीटर डिवाइड बाय 44 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 4.4 ग्राम। यही तो होगा यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है, 44 ग्राम 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है तो 4.4 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इसी को तो यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो 22.4 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 4 ग्राम, तो ये इसी कट गया, ये वाला पूरा टर्म कट कर कितना आ जाएगा 11, और इससे सीधा कितने टाइम चला जाएगा आपका 2.24 लीटर, सॉरी नॉट 11, दिस इज एग्जैक्टली 10। तो 10 को आप जब 22.4 को आप 10 से डिवाइड करोगे कम्स आउट टू बी कितना 2.24 लीटर। आंसर घूम फिर कर वही आएगा, आंसर जो आपने पहले निकाला है वही ब्रह्मास्त्र वाले फॉर्मूले से, आंसर तब भी उतना ही आएगा। बट स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर हमें एक पूरा सेट पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, उसी के मार्क्स होते हैं, तो आपको फॉर्मेट सीखना भी जरूरी है। अब जो बच्चे स्कूल एग्जामिनेशन को फॉलो अप करते हैं मैं उनको बोलता हूँ आप एक रेफरेंस ले लो, मतलब मेरा पर्पस समझना मैं किस लिए बोल रहा हूँ, आप एक रेफरेंस ले लो, कोई भी स्टैंडर्ड, एनसीईआरटी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर हर क्वेश्चन की सॉल्विंग नहीं होती, ऐसी आप रेफरेंस ले लो जो भी आपको अच्छी लगती है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव आती है, आईएससी बोर्ड के अंदर तो बताऊँ जनरली नूतन चलती है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव भी ले सकते हैं, चाहे तो मॉडर्न एबीसी ले सकते हैं, चाहे तो प्रदीप ले सकते हैं, कोई भी रेफरेंस ले लो। रेफरेंस लेने का हमारा सिर्फ इतना पर्पस होता है कि हमें सीखना नहीं है, हमें उससे सॉल्विंग नहीं सीखनी है, हमें उससे तरीके नहीं सीखने, हमें सिर्फ उससे थ्योरी फ्रेमिंग सीखनी है, आपको सिर्फ उससे स्टेटमेंट फ्रेमिंग सीखनी है कि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे आंसर तो निकालना आप सीख जाओगे, आंसर निकालने में तो आप खिलाड़ी बन जाओगे, लेकिन आपको स्टेटमेंट फ्रेमिंग कैसे करनी है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे जो स्कूलिंग करते हैं वो हर बार आकर, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर बार आकर उसे इतनी बात बोलते हैं कि सर आंसर तो पता है फिर भी टीचर ने नंबर काट लिए, मैं वही लिख कर आया हूँ सर जो इस बच्चे ने लिखा है फिर भी नंबर काट लिए। तो मार्क्स इस बात के नहीं मिलते हैं बेटा स्कूल एग्जामिनेशन में कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, मार्क्स आपके साथ इस बात की भी होती है कि आपने फॉर्मेट क्या लिखा है, आप कैसे अपने आंसर तक पहुंचे, आपने क्या फॉर्मेट फॉलो अप करा है। तो जनरली मैंने आपको बता दिया है कि एक मोल के लिए पहले निकालो, फिर उसको आप गिवन मास के लिए, फिर गिवन पैरामीटर के लिए कन्वर्ट कर लो, और फिर भी अगर आपको दिक्कत है, आपको और स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है तो आप एक रेफरेंस ले लो। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। और क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ जी, सो अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और सारे क्वेश्चन वही हम डिस्कस करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव प्रोफाइल में आए हुए हैं, या फिर बार बार हमें रेफरेंस में देखने को मिलते हैं, या फिर स्कूल एग्जामिनेशंस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, क्योंकि एक सेट पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक आउट ऑफ द फ्रेम या फिर आउट ऑफ द रेफरेंस क्वेश्चन उठकर आ जाता है, उनको भी करने का तरीका सीखेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर जो क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार, पहले उनके ऊपर कमांड कर ले। तो लेट्स से मैंने बोला एक क्वेश्चन है कि 7.5 ग्राम ऑफ अ गैस एट एसटीपी, लिखते हुए चलिएगा साथ में, 7.5 ग्राम ऑफ अ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर। कोई भी गैस है, रैंडम, हमें गैस का नाम नहीं बताया गया, हमें बोला जा रहा है 7.5 ग्राम हमने कोई भी गैस ली है एसटीपी कंडीशन पर, मेन बात क्या हमने एसटीपी कंडीशन पर ली है, और वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है 5.6 लीटर ऑक्यूपाई कर रही है। हमसे बोला जाता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गैस, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गैस, कि गैस का मोलर मास बताओ कितना होगा।
या फिर 1 मोल गैस का वजन कितना होगा। इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने के मल्टीपल तरीके हैं, कैसे भी आप इंटरप्रेट कर लो। 7.5 ग्राम गैस का जो वॉल्यूम है वो 5.6 लीटर है। कह रहे हैं अगर ये इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एसटीपी कंडीशन पर, तो इस गैस का मोलर मास कितना होगा, मतलब इसका जो स्टैंडर्ड मास है वो कितना होगा, वो आप बता सकते हो। तो बिल्कुल बता सकते हैं। अब अगेन पहले मैं आपको ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला लगा के बताता हूँ कि उससे हम कैसे फटाफट से 15 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल के लिए, फिर हम स्कूल प्रोफाइल के लिए भी तैयारी करेंगे। आपको निकालना क्या है, आप बस 2 पैरामीटर चेक करो। आपको मास के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा गया है और वॉल्यूम के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा गया है। मास और वॉल्यूम वाले पैरामीटर के बीच में आपको क्वेश्चन पुटअप करा गया, तो आपने सीधा फॉर्मूला लिख दिया कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर्स। मैंने लीटर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम मुझे लीटर में गिवन थी, डिवाइडेड बाय 22.4। आ रही बात समझ में। यही रिलेशन होता है मास और वॉल्यूम वाले पैरामीटर के बीच में। बस कुछ नहीं करना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। गिवन मास आपको कितना है, कितना मास बोला जा रहा है कि आपने 7.5 ग्राम गैस ली है, ग्राम में लेना जरूरी था। मोलर मास हमें निकालना है, तो मोलर मास को मैंने एज इट इज लिख दिया। कह रहा है 7.5 ग्राम पे कितनी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है, तो वो ऑक्यूपाई करता है 5.6 लीटर। कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 5.6 लीटर। और हमने कितने से डिवाइड करा है, 22.4 लीटर से। लीटर से लीटर कट जाएगा, ये ग्राम वाला पैरामीटर बचा। ये एग्जैक्टली अगर आप फिगर याद कर पाओ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये 11.2 का फिगर हो गया, कुछ फिगर मैं आपको बता देता हूँ। ये 11.2 का फिगर हो गया, 5.6 का फिगर हो गया। ये वॉल्यूम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, वॉल्यूम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप इनको 22.4 के साथ रिलेट करना सीख लो तो ज्यादा बेहतर है, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और कुछ नहीं होगा कि अगर 11.2 आता है तो 11.2 इज नथिंग बट 1/2 टाइम्स ऑफ 22.4, मतलब 22.4 का जस्ट आधा होता है। एंड 5.6 इज जस्ट 1/4 ऑफ 22.4। ये फिगर आप याद रख पाओगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, और कोई फायदा नहीं है, वरना आपको सिर्फ कैलकुलेट करने में टाइम जाएगा। तो मैंने सीधा बोला है कितना हो गया, 1/4 हो गया। इसको मैंने डायरेक्टली कितना लिख दिया, 1/4। अब कुछ नहीं करना, मोलर मास निकालना है। तो आप क्या बोल सकते हो कि मोलर मास of gas is equals to 7.5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 4 comes out to be 30 ग्राम। कितना मास आ गया इस गैस का, मोलर मास 30 ग्राम। मतलब इस अननोन गैस के 1 मोल का वजन 30 ग्राम होगा, या फिर इसका मोलर मास 30 ग्राम होगा। अभी मैंने बोलने में इतना टाइम इन्वेस्ट करा, मतलब जो बच्चा एक बार इन चीज़ों को सीख जाता है, जो खिलाड़ी बन जाता है, प्रो लेवल का खिलाड़ी बन जाता है, उसको सिर्फ इतना बता होता है कि मुझे पैरामीटर चेक करने। क्वेश्चन सामने आया, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो कॉम्पिटेटिव प्रोफाइल के क्वेश्चन तैयार कर रहा है, मेरे सामने क्वेश्चन आया, मैंने सिर्फ पैरामीटर चेक करना है कि मास वाला पैरामीटर लिया गया, वॉल्यूम वाला पैरामीटर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। 5.6 है और उसको ये भी याद है कि 5.6 इज जस्ट 1/4 ऑफ 22.4। तो इसने क्या कर दिया, सीधा का सीधा 1/4 लिखा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ जाएगा मास, 30 ग्राम। मोलर मास ऑफ गिवन गैस इज 30 ग्राम। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तो हो गई हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल की बात। बट अगर सर एक क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एक क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में आ गया तो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। और क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन इसका क्या कहेगा, क्या कहता है इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कहता है 5.6 लीटर ऑफ गैस वेज कितना ग्राम, 7.5 ग्राम। 5.6 लीटर ऑफ गैस वेज कितना ग्राम, 7.5 ग्राम। देयरफॉर 22.4 लीटर ऑफ गैस विल वे, कितना वजन होगा उसका, यूनिटरी मेथड 7.5 डिवाइड बाय 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 22.4। सर आपको कैसे पता चला कि आपने ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करना था। आपका तो सर बढ़िया, आप कुछ भी लिख दे तो हम कुछ भी मान ले, ऐसा नहीं कुछ भी मानेंगे, उसके पीछे हम रीजन सीखेंगे। अब मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे 22.4 से रिलेशन क्यों बैठाया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने 22.4 लीटर गैस के लिए मास निकाल लिया, मेरी बात को बहुत तमीज से सुनना, अगर मैंने 22.4 लीटर ऑफ गैस के लिए मास निकाल लिया तो वही मास का क्या कहलाएगा, मोलर मास। क्योंकि अभी मैंने आपको फ्लैशबैक में जाओ, थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर आप किसी भी गैस का 22.4 लीटर लेते हो एसटीपी पर, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर उसका जो मास आता है उसका क्या कहलाता है, मोलर मास। और उसमें एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट है। तो आपने करना क्या होता है, कुछ नहीं करा कि इतना लीटर अगर इतना वजन ऑक्यूपाई कर रहा है तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में तो पैरामीटर लिया मैंने, घूम फिर कर बात क्या बोली कि आप 1 मोल के रिस्पेक्ट में निकाल लो। तो 1 मोल गैस की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो मास आएगा वो 1 मोल ऑफ गैस का मास होगा, और वही इसको क्या कहलाएगा, मोलर मास। आई बात समझ में। अगेन यहाँ से भी आप सॉल्व कर लो, कितना आने वाला है, ये कट जाएगा सीधा 4 टाइम्स एंड आंसर कम्स आउट टू बी 30 ग्राम्स। कितना आ गया, 30 ग्राम्स। बात घूम फिर कर वही पड़ेगी, आंसर ऐसे भी वही आना है, उस फॉर्मूले से भी वही आना है। बट कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल के लिए हमें सिर्फ आंसर फ्रेम करना है, मतलब सीधा हमें एमसीक्यू के अंदर आंसर चॉइस करनी है, और इसके लिए हमें पूरी स्टेटमेंट फ्रेमिंग करनी पड़ती है।
आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिएगा ये वाले क्वेश्चन मोस्ट कॉमन है, स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे हैं कि इतने अमाउंट ऑफ गैस का अगर इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो उस गैस का मोलर मास कितना होगा। कॉमनली आज क्वेश्चन है, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है, तो आप क्वेश्चन समझते हुए चलिएगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन वही बताता हुआ चल रहा हूँ। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा पहलू है केमिस्ट्री का कि जहां पे जितने न्यूमेरिकल्स आप अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा आप रिफाइन होते जाएंगे, उतने ज्यादा आपकी पॉलिशिंग होती जाएगी। हर बार आपको कुछ नया नया एनालाइज करने को मिलेगा। हर बार जितने क्वेश्चंस आप अप्लाई करेंगे उतना आपको एनालाइज करने को मिलेगा। मैं आपको अपनी बात बताऊं, जब मैं अपने 11th स्टैंडर्ड में था तो मेरा और मेरे फ्रेंड्स का टारगेट रहता था कि कोई भी हम चैप्टर पढ़े, कम से कम उस चैप्टर के 500 क्वेश्चन लगा डालें मिनिमम। और 500 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती जब आप लगाते जाओ ना, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर कम से कम आपको 5 से 6 टॉपिक मिल जाएंगे। और 500 क्वेश्चन का मतलब हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन लगा लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 100 भी मुझे कम लगते थे, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन भी कम लगते थे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज़्यादा रिफाइनिंग होगी, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। आ रही बात समझ में। और क्वेश्चन देखते हैं कि लेट से मैंने बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of CaCO3, calculate the number of moles of CaCO3 if we took 400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगेन मैंने एक लल्लू सा क्वेश्चन लिया है क्योंकि इसको देख लेते हैं, फिर और धीरे धीरे डेवलप करेंगे। मतलब ऐसे रैंडम क्वेश्चन लाते रहेंगे, कभी बेसिक भी लाएंगे, फिर एकदम से रैंडम भी लेंगे, मतलब कोई हाई लेवल का भी लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। एकदम ही नहीं कि ग्रेड अप कर दिया कि बिल्कुल हायर लेवल पर आ गए, क्योंकि वो मैं क्वेश्चन ले आऊँगा, आपको आएंगे नहीं, होगा कुछ नहीं। मैं आपको वो क्वेश्चन अभी एकदम से करवा दूंगा, आपको आएंगे नहीं, आप डिमोरलाइज हो जाओगे, आपका केमिस्ट्री से धीरे धीरे मन हटना स्टार्ट हो जाएगा। हर सब्जेक्ट को सीखने का तरीका होता है, आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करो। कोई सब्जेक्ट बेकार नहीं होता, बस बात यह है कि हमने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्योंकि जो चीज़ हमें पढ़ने में अच्छी लगती है उसके अंदर अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, राइट। तो मुझे बोला गया कि मोल्स कैलकुलेट करो अगर मैंने 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया। तो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं अगेन आपको पहले कैसे सिखा रहा हूँ, सीधा ब्रह्मास्त्र वाले फॉर्म जैसे। गिवन मास कितना है, डायरेक्टली अप्लाई करो। गिवन मास कितना है, 400 ग्राम। मोलर मास में आपको बताया देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, 100। आप कैलकुलेट करोगे तो 100 ही आएगा। कैसे आएगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास इज 40 और इसके अंदर आपने क्या जोड़ देना है, कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है 12 और ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट है, तो 16 × 3 इट विल कम आउट टू बी 100 ग्राम। मोलर मास कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास सीधा कितना आ गया, 4 मोल्स। लेकिन अगेन अगर ऐसा क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में आ जाए तो क्या हम ऐसे कर देंगे, डायरेक्टली एक लाइन के अंदर खत्म कर देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। आधा नंबर मिल जाए बहुत बड़ी बात है, नंबर काट लिए जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा आपने कब चीटिंग करी है कि फॉर्मूला आपने छाप लिया किसी आगे वाले बच्चे से या पीछे वाले बच्चे से और आपने आंसर लिख दिया। क्या फॉर्मेट फॉलोअप करना है, आप बोलोगे मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू 100 ग्राम पर मोल, सिर्फ ग्राम नहीं 100 ग्राम पर मोल, क्योंकि 100 ग्राम कितने का वजन है, 1 मोल का, पर मोल का 100 ग्राम पर मोल। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इन 400 ग्राम इज इक्वल्स टू 400 डिवाइड बाई 100 नाउ कम्स आउट टू बी 4 मोल्स। बात वही है, घूम फिर करके आंसर तो सर वही आना है, बस ये फॉर्मेलिटी करना जरूरी है। इसी के लिए तो हमें 3 नंबर मिलेंगे, वरना क्यों मिलेंगे। आ रही बात समझ में। इतना आपने फॉर्मेट करके दिखा दिया, नंबर पूरे मिल गए। 3 नंबर हो सकता है 2 नंबर के वेटेज में आ जाए, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी 5 नंबर में तो नहीं आएगा, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है। 2 नंबर में, और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई, एग्जामिनर का मूड अच्छा हुआ, आपकी क्लास टीचर का मूड अच्छा हुआ, तो 3 नंबर के वेटेज के अंदर इस क्वेश्चन को डाल देगी। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे डेवलप करेंगे, धीरे धीरे डेवलप करते हुए चलेंगे, जिसमें हमें इंटरचेंज भी करना है और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस के साथ भी खेलना है, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस के साथ भी खेलना है। अब सीखे ज़रा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत तमीज से देखिएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप if we take 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। वैसे देना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, कि जितने भी टाइप के इसके अंदर एटम प्रेजेंट हैं उन सब के लिए मोल्स निकालो, उन सब का कॉरेस्पॉन्डिंग मोल्स निकालो। अगर हमने 90 ग्राम ग्लूकोज लिया है, कितना ग्राम ग्लूकोज लिया है, 90 ग्राम ग्लूकोज लिया है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आकर फंस गया कि जिसके अंदर आप सोचो डायरेक्टली अभी से वो ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला लगाओ, नहीं लगेगा, डायरेक्टली नहीं लगेगा, लग जाएगा बट डायरेक्टली नहीं। उसके लिए हमें पहले एक प्रो लेवल खिलाड़ी बनना पड़ेगा।
तो सर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन निकाला जाए, यूनिटरी मेथड, वो मेथड जो हमें बचपन में सिखाया गया था उससे सारे क्वेश्चन अगेन सॉल्व हो जाते हैं, बस उसको अप्लाई करना आना चाहिए, धीरे धीरे सीखना आना चाहिए कि चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है। अगेन जो मैंने अभी आपको बात बोली, अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं, चीज़ों को बहुत अटेंटिवली सुनते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला कि पहले आप सबसे पहले 1 मोल के लिए वो पैरामीटर कैलकुलेट करो जो आपको निकालने को बोल रहा है। आप 1 मोल के लिए कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। मैंने सबसे पहले क्या बोला, मोलर मास ऑफ C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज इज इक्वल्स टू 180 ग्राम पर मोल। कितना आ गया, 180 ग्राम पर मोल। मुझे रटा पड़ा है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करोगे कि ये 12 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस ये हो गए 12 और ये कितने हो गए 6 इंटू 16 कम्स आउट टू बी 180 ग्राम पर मोल। कि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू 180 ग्राम पर मोल। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपने करना क्या है, पहले आप इसके मोल्स निकाल लो। देयरफॉर 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू 0.5 मोल्स। कितने मोल्स आ गए, 0.5 मोल्स। पहले आपने मोल्स निकाले कि आपने कितने मोल्स लिए हैं। क्या फायदा होगा इससे, अभी धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि अब हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करने के लायक हो चुके हैं। पहले मैंने क्या बोला कि मोलर मास कितना है ग्लूकोज का, 180 ग्राम पर मोल, और हमने लिया कितना है पर 90 ग्राम ग्लूकोज। तो 90 ग्राम ग्लूकोज को मैंने मोल्स में कन्वर्ट करा, तो 90 अपॉन 180 कम्स आउट टू बी 0.5 मोल्स। आ गई बात समझ में। अब आप जरा बात को सुनना, 1 मॉलिक्यूल, जरा डेटा इंटरप्रिटेशन सीखिए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 इज इक्वल्स टू 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यस और नो, हाँ या ना। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अंदर 6 एटम्स कार्बन के होते हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और 6 एटम्स किसके होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। एक मॉलिक्यूल लोगे तो इतने इतने एटम्स आएंगे। व्हाट इफ आई टेक्स 0.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। भाई जरा यूनिटरी मेथड समझो। एक मॉलिक्यूल मैंने लिया तो उसके अंदर इतने एटम कार्बन के हैं, इतने एटम हाइड्रोजन के हैं और इतने एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। पर अगर मैंने एक मॉलिक्यूल ना लेकर 0.5 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ले तो क्या होगा, एक के अंदर इतने हैं तो 0.5 के अंदर यूनिटरी मेथड से नहीं आ जाएंगे, एक के अंदर इतने हैं तो 0.5 से कितने आ जाएंगे यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग। Therefore 0.5 moles of C6H12O6 will contain how much? एक के अंदर 6 हैं तो 0.5 के अंदर कितने प्रेजेंट हो जाएंगे, 0.5 इंटू 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम थे, 0.5 मोल्स अगर ग्लूकोज लिया तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 0.5 इंटू 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, 0.5 into 12 moles of hydrogen atoms and 0.5 into 6 moles of ऑक्सीजन एटम्स। पहली बात, पहले मैंने मोल्स के टर्म्स में निकाल लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलेशन भी कैसे फास्ट करनी है। अब ये हमें मोल्स पता चल गए तो कुछ नहीं करना, हमें मोल्स पता चल गए तो कुछ नहीं करना, बस इस कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करना है। चाहे तो हम इसको Na के टर्म्स में भी छोड़ सकते हैं कि 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स है। जरा बात को जरा समझिएगा यहाँ पे, 0.5 मोल्स, सॉरी 0.5 इंटू 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो इसको कितना बोल सकते हैं, 0.5 इंटू 6 हो जाएगा आपका 3, तो 3 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स या फिर 3 इंटू Na एटम्स ऑफ कार्बन, 3 इंटू Na एटम्स ऑफ कार्बन। क्यों सर ऐसा किस लिख दिया, क्योंकि सर 1 मोल का मतलब यहाँ पे आपने क्या लिखा है, मोल वर्ड, और 1 मोल वर्ड का मतलब कितने होते हैं, Na एटम्स। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, मोल वर्ड का मतलब कितना है, Na पार्टिकल्स ना, तो 0.5 इंटू 6 तो कितना हो गया 3, और मोल का मतलब Na एटम्स ऑफ कार्बन, बात खत्म हो गई। सिमिलरली हाइड्रोजन के कितने प्रेजेंट होंगे, 6 इंटू Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 0.5 इंटू 6 अगेन कम्स आउट टू बी 3 इंटू Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात हमें समझ में आई? देखो अगेन, अब यहाँ से धीरे धीरे मैं डेवलप करूंगा, तो आपको चीज़ों को सिर्फ मोल्स तक ही लिमिटेड नहीं रखना है, आपको अपने दिमाग को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अब इस बात को मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताता हूँ कैसे क्वेश्चन 15 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता था। आपने सीधा बोला कि आपने अगर एक मॉलिक्यूल लिया ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल अगर आप ग्लूकोज का लेते हैं तो बच्चों वाली बात है, ये तो उसके लिए मोल कंसेप्ट सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है कि अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज लेंगे तो 6 एटम्स आपके कार्बन के आएंगे, 12 एटम्स हाइड्रोजन के आएंगे और 6 एटम्स किसके आएंगे, ऑक्सीजन के आएंगे। लेकिन आपने क्या एक मॉलिक्यूल लिया है ग्लूकोज का? जरा सोचो, दिमाग लगाओ कि आपने एक मॉलिक्यूल लिया है ग्लूकोज का। नहीं सर, मैंने 90 ग्राम दिया है। क्या मैं 90 ग्राम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता? सोच समझ के बोलो, क्या मैं 90 ग्राम ग्लूकोज को मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता? बिल्कुल। चाहूं तो मैं 90 ग्राम को सीधा कितना बोल सकता हूं, 0.5 मोल्स, या फिर चाहता तो मैं डायरेक्टली यहां पे बताया था कि 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, मोल्स से अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लिखाऊंगा, मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स
डिवाइडेड बाय Na इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इसको क्या बोल सकता था 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स है किसके, ग्लूकोज के। बात को समझो कितने हो गए, 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स होगा ग्लूकोज के। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर 6 एटम है, एक लेते हो तो 6 आता है, तो अगर 0.5 इंटू Na लोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू Na इंटू 6। बात समझ में आई। एक मॉलिक्यूल लेते हो, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज लेते हो तो कितने आपके कार्बन एटम्स आते हैं, 6 आते हैं, बट अगर आप 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स लोगे तो उसका 6 टाइम्स आएगा। सिंपल सी बात, एक लेने पर 6 गुना एटम्स आ रहे हैं, तो 0.5 इंटू Na लेने पर 0.5 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय 6 आ जाएंगे। हाइड्रोजन कितने आएंगे, 0.5 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय 12 आ जाएंगे। ये कितने आ जाएंगे, 0.5 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय 6 आ जाएंगे। तो हम इसको कैलकुलेशन को फास्ट भी कर सकते थे, लेकिन अगेन मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया कि आप पूरे फॉर्मेट में लिखोगे तो आपके स्कूल एग्जामिनेशन की भी तैयारी हो जाएगी। अगेन ये सब चीज़ों पे कैसे फटाफट कमांड होती है, कैसे कैलकुलेशन हमारी फास्ट होती है, जब आप एक बार मोल्स के जनरल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो। अब जनरल क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत है तो मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा। वर्कशीट के अंदर हम लेवल वाइज बढ़ेंगे। ए लेवल के अंदर बिल्कुल बिगनर लेवल के अंदर हम सारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर कमांड करेंगे। जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तब हम बी सेक्शन पे आएंगे जो मीडियोकर लेवल के क्वेश्चन है, फिर आएंगे सी सेक्शन पे जिसमें बिल्कुल हायर लेवल के क्वेश्चंस के बने। आ रही है बात समझ में। आपसे जो डायरेक्टली मैं सी लगा लूँ, मॉरल डाउन हो जाएगा, चैप्टर से बिल्कुल मन हट जाएगा, सब्जेक्ट से बिल्कुल मन हट जाएगा। पहले ए लेवल, देन बी लेवल, देन सी लेवल। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया, इसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से भी कर सकते थे। अब इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको एक जनरल फॉर्मेट बता दिया, एक जनरल फॉर्मेट कि कैसे हम मोल्स को किसी भी पैरामीटर मतलब मास के साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ और चाहे तो वॉल्यूम के साथ रिलेट कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज वो गैस होनी चाहिए 22.4 लीटर हो या ना हो, एसटीपी पर होनी चाहिए। अब करना क्या है आपको, इस वीडियो को तमीज से देखने के बाद जो आपके साथ वर्कशीट शेयर करी गई है उस वर्कशीट को आप अप्लाई करो, और हर वर्कशीट का हम एक वीडियो सॉल्यूशन बनाएंगे। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मैं लाइव सेशन में उसको डिस्कस करूंगा, हर वीडियो का या फिर हर वर्कशीट का मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, ताकि आपको जब भी रिवीजन करना हो आपने एक बार उस वर्कशीट के क्वेश्चंस को देखना है, आपके पास वीडियो सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है, जितनी बार चाहो आप रिवाइज कर सकते हो। बट कोशिश ये करना कि आप डायरेक्टली पहले वीडियो सॉल्यूशंस ना देखो, पहले अपने लेवल पर क्वेश्चन से लड़ो, अपने लेवल पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक बार आप खुद लड़ोगे क्वेश्चन से, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने ऐसे करा है। क्योंकि हर क्वेश्चन को करने के, बेटा मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, हर क्वेश्चन को करने के 3-4 रास्ते बड़े आराम से होते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन से करा है, क्या इस क्वेश्चन को और सिंपलर तरीके से करा जा सकता था, अगर हो सकता है मैंने इलेबोरेटेड फॉर्म में बताया है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं हर अप्रोच को लेकर चल रहा हूँ कि स्कूल एग्जामिनेशन हो सकता है मैंने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जेईई प्रोफाइल या फिर नीट प्रोफाइल के लिए, कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल के लिए शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताई, तो अगर आपको पता तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ और बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो इस वीडियो को तमीज से देखना, वर्कशीट अप्लाई करना, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट फर्दर स्टार्टिंग 4 पैरामीटर्स जो इंडेक्स में आपको बताए, RAM, GAM, RMM एंड GMM। आ रही बात समझ में। तो तब तक पढ़ते रहिए, एंटिल देन ऑल द बेस्ट।